पहले बच्चों नमस्कार, मेरा नाम महेश शर्मा। आज के लेक्चर में करेंगे आपकी 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 का रिवीजन, जिसका नाम है चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण। इस चैप्टर से काफी कुछ हटा दिया गया है। इसमें जो बचा हुआ अपन करने वाले वो पढ़ेंगे भूचुंबकत्व, उदासीन बिंदु, उसके बाद आपका चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकत्व में गाउस का नियम, विभिन्न चुंबकीय राशियां, उनमें संबंध, क्यूरेनियम, क्यूरिताप और बीएच वक्र, यही इसमें मेन बचा हुआ। बाकी से हटा रखा है, लेकिन अपन वो सारी बातें डिटेल में शॉर्ट में कर लेंगे जिसकी अपने को यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जिन चीज़ों की यहाँ पे जरूरत है। तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल तभी होगा जब आपने पहले एक बार पढ़ रखा है, या उनके लिए भी यूजफुल है जिन्होंने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है। इस चैप्टर से कोई बड़ा सवाल नहीं आता है। इस चैप्टर से 3 छोटे सवाल आएंगे और वो भी 1-1 मार्क्स की, तो पूरी यूनिट है एक तरह से चैप्टर नंबर 8। ये 3 नंबर की है, इसमें से आपको 3 सवाल 1-1 मार्क्स से पूछे। लेकिन इस चैप्टर से कोई बड़ा सवाल नहीं आया, जैसे बीएच वक्र बना लिया या कोई भूत चुंबकत्व का न्यूमेरिकल पूछ लिया, या कौन जैसे नती कोण क्या होता है चुंबकीय ध्रुवों पर, ऐसे सिंपल सवाल आपको मिलेगा। क्यूरी नियम की परिभाषा पूछ ली, इंपॉर्टेंट है ऐसे, ये छोटी छोटी परिभाषा से पूछी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? मतलब चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण। तो इसके लिए आपको चुंबक के बारे में कुछ नॉलेज होना चाहिए। तो आई होप आपको नॉलेज होगा, आपने चैप्टर 10th क्लास में पढ़ रखा है। और ये सारी बातें यहाँ बोर्ड ने सिलेबस से हटा रखी है। तो फिर भी हम थोड़ी सी बातें कर देंगे। चुंबक होता है क्या, व्हाट इज मैग्नेट, चुंबक है ही क्या चीज। तो देखिए, चुंबक वह पदार्थ जो लोहे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा स्वतंत्रता को लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में तैरता है, चुंबक कहलाता है। फिर चुंबक के बहुत सारे मतलब प्रकार हैं, एक प्राकृतिक होता है, एक कृत्रिम होता है। तो प्राकृतिक जो प्रकृति में पाया जाता है, जैसे आपका मैग्नेटाइट है, इसको देख सकते पत्थर भी कहते हैं। कृत्रिम जो मैन मेड है, मानव द्वारा निर्मित, स्थायी अस्थायी चुंबक, वो सारी बातें यहाँ पे छोड़ते हैं। ये अपना चुंबक है, ये नॉर्थ और साउथ, सिंपल अपन बात करते हैं नॉर्थ और साउथ, ये 2 पोल इसके, इसको बोलते हैं पोल। ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव क्या होता है? चुंबक के सिरों पर स्थित बिंदु जहां चुंबकत्व का गुण अधिक होता है, चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। देखिए, आप 2 चुंबक को पास में लाइए, वो सिरों पे जहाँ खतरनाक चिपकेगी, बहुत तेजी से चिपकेगी, लेकिन बीच में चुंबकत्व का गुण थोड़ा कम होता है। इन्हीं 2 पॉइंट्स को अपन बोलते हैं चुंबकीय ध्रुव बोलते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। और इन दोनों के जो बीच की दूरी है उसको प्रभावी लंबाई बोलते हैं, एलई बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। और जो प्रभावी लंबाई होती है उसकी ज्यामितीय लंबाई की 5/6 गुणा होती है। इफेक्टिव लेंथ है उसकी 5/6 ऑफ एलजी होती है। हालांकि सारी बातें सिलेबस हटा के, लेकिन वो सारी बातें हम करेंगे शॉर्ट में। मैं थोड़ा बहुत आपको एक आइडिया दूँ कि चुंबक है क्या चीज, क्योंकि अपन भूत चुंबक तो पढ़ेंगे तो उसमें चुंबक की जरूरत पड़ने वाली है। इनको ध्रुव बोलते हैं। इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं चुंबकीय एक्स। तो ये इसकी होती है चुंबकीय एक्स बोलते हैं इसको। इसका बोलेंगे चुंबकीय एक्स, इसको बोला जाता है। इसके लंबवत जो लाइन होगी उसको चुंबकीय निरक्ष बोलते हैं। ये हो गया। अब ठीक है, ये हो गया आपको चुंबक के बारे में। अब देखो, सबसे काम की बात, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपको खींचना आनी चाहिए, वो आपको आती होगी। नहीं, देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये आप मेरे को बताना जरूरी है थोड़ा सा। चुंबक क्षेत्र का देखो, ये अगर आपकी नॉर्थ, ये चुंबक है, ये इसका नॉर्थ पोल मान लो, साउथ पोल मान लो। तो चुंबक की क्षेत्र रेखा, चुंबक से बाहर इनकी जो दिशा होती है वो नॉर्थ से साउथ होती है, और अंदर साउथ से नॉर्थ होती है। इनके बाहर इनकी दिशा होती है वो नॉर्थ से साउथ होती है। साउथ में अंदर घुसती है और नॉर्थ से बाहर निकलती है। साउथ से नॉर्थ अंदर होती है, नॉर्थ से साउथ बाहर होती है। बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है नॉर्थ से साउथ, और अंदर होती है साउथ से नॉर्थ। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बनाती है। ये डिफरेंस भी है विद्युत क्षेत्र रेखाओं में और चुंबक क्षेत्र रेखाओं में। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती थी, जबकि ये बंद लूप बनाती है। डिफरेंस हालांकि इस बार सवाल यहाँ से पूछा आपसे नहीं जाए, क्योंकि सिलेबस से हटा रखा है। तो अपन आ जाते हैं, जो मेन टॉपिक है वो है भूचुंबकत्व। अब जिस टॉपिक की जहां जरूरत पड़ेगी, जो छूटा हुआ है सिलेबस में नहीं है, जो जहां जरूरत पड़ेगी वहां मैं आपको बता दूंगा कि हाँ ये चीज जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है भूचुंबकत्व, जो इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भूचुंबकत्व, अर्थ मैग्नेटिज्म, इसको बोलते हैं इंग्लिश में अर्थ मैग्नेटिज्म। ये क्या होता है? देखिए, जो बातें जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा, आप बस मेरे साथ बने रहिए। आपका एक चैप्टर भी रिवाइज लगभग घंटे 1.5 में रिवाइज हो जाएगा। इसमें कुछ नोट करना तो नोट कर लीजिए। एलई को बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ, एलजी को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ, ज्यामितीय लंबाई। चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय एक्स, ये आपको समझ में आ गया। चलिए, अब जब चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वो भी बातें सारी करेंगे, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी वहीं तक मैं आपको बता दूंगा। तो भूचुंबकत्व का मतलब है भू यानी पृथ्वी, चुंबकत्व यानी चुंबक। पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है, और पृथ्वी के चुंबकत्व को भूचुंबकत्व या टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म या अर्थ मैग्नेटिज्म बोलते हैं।
अब बात आती है कि पृथ्वी का मतलब चुंबकीय व्यवहार की पुष्टि क्या होती है, आपके पास क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ आपके पास कि पृथ्वी की चुंबक की तरह व्यवहार करती है, इसका एविडेंस क्या है, प्रूफ क्या है, परिणाम आपके पास प्रमाण क्या है कि पृथ्वी चुंबक है। तो पहला प्रमाण मिलता है, अगर अपने किसी किसी क्षण चुंबक को, बार मैग्नेट को, इसी को बोलते हैं बार मैग्नेट, क्षण चुंबक, बार मैग्नेट, नॉर्थ साउथ इसी को बोलते हैं। इस क्षण चुंबक को अपन स्वतंत्रतापूर्वक लटका दे और वो क्षैतिज तल में घूम सके, तो उसको कैसे भी छोड़ दो हमेशा एक निश्चित दिशा में आकर रुकती है, और वो दिशा होती है नॉर्थ साउथ। यानी वो अपने आप कैसे घूमे, अपने इसको ऐसे लगा, वो ऐसे लटका तो वो ऐसे आके घूम जाती है, यानी उसके ऊपर एक बलागुण काम करता है, और वो बलागुण लगता है पृथ्वी के चुंबकत्व की वजह से। यानी किसी क्षण चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर उसका सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना, ये इसका पहला एविडेंस, अपने को पहला प्रूफ मिला। दूसरा प्रूफ होता है, अगर अपने किसी लोहे के टुकड़े को पृथ्वी में गाड़ दे तो कुछ टाइम बाद उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है, यानी उसमें कुछ मैग्नेट की प्रॉपर्टीज आ जाती है। तो वो अपने पास दूसरा एविडेंस है, दूसरा प्रूफ है यहाँ पे। यानी किसी लोहे के टुकड़े को पृथ्वी में गाड़ने पर उसमें कुछ समय पश्चात चुंबकत्व के गुण का आ जाना। तीसरा प्रूफ ये होता है, अगर मैं किसी बार मैग्नेट की इस क्षण चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचे तो अपने को कहीं कहीं पर उदासीन बिंदु मिलते हैं। उदासीन बिंदु जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो, यानी अपन वहां पे चुंबकीय सुई लेके जाए तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो अविक्षेप की अवस्था में रहेगी, उसे बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु ऐसा तो हो नहीं सकता, यानी उस पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड है जो एक दूसरे के विपरीत है, तो एक तो चुंबक का हो गया और एक किसका होगा, पृथ्वी का होगा। तो इसका तीसरा एविडेंस होता है किसी धन चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने पर उदासीन बिंदुओं का प्राप्त होना। ये तीन एविडेंस अपने को प्रकृति में मिलते हैं, और जो पृथ्वी के चुंबकीय जो परिणाम है वो 10⁻⁵ टेस्ला के ऑर्डर का इस कोटि का 10⁻⁵ टेस्ला के ऑर्डर का होता है, क्योंकि आप जानते हो एक टेस्ला में कितना 10⁴ गोस होते हैं, तो 10⁻⁵ टेस्ला के ऑर्डर का होता है। ओके, तो ये अपने को कुछ एविडेंस मिले। अब बात करते हैं पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण, यानी कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। पृथ्वी के चुंबकत्व का क्या कारण है, पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण। तो देखो कारण में, इसके कॉज में, कारण में माना गया, सबसे पहले माना गया, इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज है, बहुत सारी डिस्कवरीज है। मैं केवल यहाँ पे मैंने दो बातें करूंगा जो आपकी बुक में लिखी हुई है। तो सबसे पहले माना गया कि पृथ्वी के अंदर एक शक्तिशाली दंड चुंबक गड़ा हुआ है, इसलिए पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के गर्भ का तापमान बहुत अधिक है, और इतने उच्च तापमान पर किसी पदार्थ में चुंबकत्व का गुण हो ही नहीं सकता। आप देख लीजिए, किसी आप चुंबक गर्म कीजिए तो उसके चुंबकत्व गुण नष्ट हो जाएगा, वो चिपकना या ऐसे मतलब प्रतिक्रिया छोड़ देगी, वो उसका चुंबकत्व गर्म करने पर, पीटने पर चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। तो इतने, यानी पृथ्वी गर्भ का तापमान बहुत ज्यादा है, और इतने हाई टेम्परेचर में किसी मैग्नेट में, किसी सब्सटेंस में, किसी पदार्थ में चुंबकत्व गुण नहीं हो सकता। तो पहली थ्योरी अपनी फेल कर जाती है, ये बात सब पॉसिबल नहीं। शुरू में जो माना गया था, माना गया कि आपकी पृथ्वी है, मैं बता दूं कि ये अपनी गोल गोल अपनी पृथ्वी है, ठीक है, और ये इसका है घूर्णन एक्स, जिसके सापेक्ष से 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, उसको अपन बोलते हैं घूर्णन एक्स। और इसके घूर्णन एक्स को बोला गया पृथ्वी का भौगोलिक एक्स, जियोग्राफिकल एक्स इसको बोलते हैं। शुरू में माना गया कि पृथ्वी के अंदर एक शक्तिशाली बार मैग्नेट क्षण चुंबक गड़ा हुआ है, ये इसका शक्तिशाली बार मैग्नेट है, क्षण चुंबक इसके अंदर गड़ा हुआ है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। दूसरा मानते हैं, दूसरा देखो चुंबकत्व क्या क्या, चुंबकत्व का कारण क्या क्या हो सकता है कि आप या तो कोई क्षण चुंबक ले लो जिससे चुंबकत्व अपने आप बन जाएगा, एक तो ये। दूसरा तरीका आप जानते हो कि आप कुछ तार ले लो और तार में करंट बहा दो, तार में करंट बहा दो, और एक करंट बहा दो, धारावाही चालक तार अपने चारों ओर क्या बनाता है, चुंबक के साथ करंट बह रहा है, मतलब आवेश गति कर रहा है, यानी गतिमान आवेश है, आवेश चल रहा है। तो आवेश चलेगा तो क्या बनाएगा, चुंबक बनाएगा, यानी चुंबक के क्षेत्र बनाएगा। तो यहाँ दूसरा रीजन क्या माना गया कि देखिए पृथ्वी गोल गोल घूमती है, बिल्कुल घूमती है, और पृथ्वी गर्भ का तापमान बहुत अधिक है, बिल्कुल अधिक है, और इसके अंदर बहुत सारे मेटल्स है, जिसमें फेरस और निकिल मेन मुख्यतः क्या होगा, फेरस में आपका आयरन और निकिल है। फेरस यानी इसको ऐसे याद करते हैं फैकोनी, फेरस, कोबाल्ट और निकिल मुख्यतः, और इतने हाई टेम्परेचर में पिघल गए होंगे, तो बिल्कुल पिघल गए, पिघल गए आयंस में परिवर्तित हो गए, यानी आयंस बन गए, धन आवेश और ऋणावेश बन गया।
पृथ्वी घूमती है, धनायन और ऋणायन घूम रहा होगा, ये आवेश चल रहा है, और आवेश चल रहा है गतिमान आवेश हो गया, और गतिमान आवेश क्या बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। ये बात जमने वाली कि हाँ ऐसा हो सकता है, ये सबसे मान्य सिद्धांत है जो एल्सिस्ट ने दिया था, एलसी सर ने दिया था, एलसी सर या उनको एल्सिस्ट बोलते हैं, उन्होंने ये बताया था। ये सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है। हालांकि एग्जैक्ट रीजन क्या है पीछे, इसके पीछे का, वो अभी तक भी वास्तव में किसी को पता नहीं है, लेकिन सबसे मान्य सिद्धांत अपन ये मानते समझ में भी आता है कि जमने वाली बात है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो ये अपन मान लेते हैं कि पृथ्वी के अंदर एक काल्पनिक दंड चुंबक है, जिसका ये देखो, इसको बोलते हैं एनजी ज्योग्राफिकल नॉर्थ, इसको बोलते हैं एसजी ज्योग्राफिकल साउथ, भौगोलिक उत्तर, भौगोलिक दक्षिण और भौगोलिक दक्षिण। भौगोलिक उत्तर के पास होता है इस मैग्नेट का नॉर्थ, और यहां होता है मैग्नेट का साउथ। अब देखिए होता क्या है, जो पृथ्वी के अंदर चुंबक है, पृथ्वी के अंदर जो चुंबक है उसका उत्तरी ध्रुव, उसका उत्तरी ध्रुव एक तरह से अपने बाहर वाले चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैं यहाँ एस लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं मैं, एस। इसको यूं समझना है कि पृथ्वी के चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है वो बाहर वाला जो अपना चुंबक है उसका उत्तरी ध्रुव उसके दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा, और इसका जो दक्षिणी ध्रुव है वो अपना जो बाहर वाला चुंबक है उसके उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। तो मैं यहाँ आपको एस एन बना देता हूँ कंफ्यूजन दूर करने के लिए। बुक में एन एन ऐसा लिखा, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, मैग्नेटिक साउथ है। क्लियर। ये भौगोलिक एक्स इसको बोलते हैं, जो पृथ्वी का घूर्णन एक्स तो भौगोलिक एक्स कहलाता है, और ये भौगोलिक एक्स पृथ्वी सतह को जिन दो बिंदुओं पर काटता है उन्हें अपन भौगोलिक उत्तर, भौगोलिक दक्षिण बोलते हैं। मैंने दिखाया इसको एन फॉर नॉर्थ, जी फॉर ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल मतलब होता है भौगोलिक। क्लियर। इस भौगोलिक एक्स की जो लंबवत लाइन होती है इसको अपन बोलते हैं भौगोलिक निरक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस चीज को अपन, इस लाइन को, इसके जो 90 डिग्री की लाइन है इसको अपन बोलेंगे भौगोलिक निरक्ष, इसको बोलेंगे। ओके, क्लियर यहां तक। अब ये अपने पास जो पृथ्वी के अंदर अपने काल्पनिक चुंबक मान लिया, इस चुंबक के एक्स को अपन बोलते हैं चुंबकीय एक्स बोलेंगे। इस चुंबक के जो पृथ्वी के अंदर जो आपने काल्पनिक चुंबक मान लिया अपनी मर्जी से, इस चुंबक का जो एक्स होगा, चुंबक का एक्स मतलब इसके दोनों साउथ और नॉर्थ को मिलाया जो लाइन है, इसे अपन बोलेंगे चुंबकीय एक्स बोलेंगे। चुंबकीय एक्स इसको बोलते हैं। क्लियर यहां तक। इस चुंबकीय ओके वाली क्लियर बात क्लियर। और ये चुंबकीय एक्स पृथ्वी सतह को जिन दो बिंदुओं पर काटता है उन्हें चुंबकीय ध्रुव बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक पोल बोलते हैं, चुंबकीय ध्रुव बोलते हैं। इन दोनों बिंदुओं को चुंबकीय ध्रुव बोलेंगे। ठीक है। अब इस चुंबकीय एक्स के जो लंबवत लाइन है, जैसे लाइन नहीं एक तरह से वृत्त है, जिसको अपन से मान लो इसको अपने बीच में से काट दिया, जैसे आरे लेके, जैसे मान लो गोला है, गेंद है, उसको आप आरे से काटो तो बीच में आपको एक वृत्त मिलेगा, एक तरह से वृत्त है, लेकिन उसको एक लाइन से आप दिखा रहा हूँ, दिखाने के लिए आपको एक लाइन दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इस लाइन को बोलेंगे चुंबकीय निरक्ष। जो चुंबकीय एक्स की जो लंबवत लाइन है इसको अपन बोलते हैं चुंबकीय निरक्ष। और ये चुंबकीय निरक्ष पृथ्वी को, ये चुंबकीय निरक्ष पृथ्वी को दो भागों में बांट रहे हैं, दो गोलों में बांट रहे हैं। इन्हें गोलार्ध बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, गोलार्ध बोलते हैं। ये होता है उत्तरी गोलार्ध, ये होता है दक्षिण। जिस गोलार्ध में आपका पृथ्वी के चुंबक का दक्षिण ध्रुव स्थित है वो आपका उत्तरी गोलार्ध है, और जिस गोलार्ध में आपके पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव स्थित है वो आपका दक्षिण गोलार्ध है। न्यू समझ लीजिए, उत्तरी भौगोलिक उत्तर की ओर आपका उत्तरी गोलार्ध होगा, और भौगोलिक दक्षिण की ओर आपका दक्षिणी गोलार्ध होगा। ये गोलार्ध है, ये इसको दो भागों में बांट रहे हैं। इतनी बात है क्लियर। अब बात करेंगे कि जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र वो किधर होता है, कहां से कहां होता है, ये सारी बातें अपने यहाँ पे करेंगे। तो देखिए अपना चुंबकीय सुई लेके जाए तो चुंबकीय सुई कुछ इस प्रकार चलती है। यहाँ पे जो चुंबकीय सुई है ऐसे ऊर्ध्वाधर हो जाती है, उसका नॉर्थ यहाँ होता है, उसका साउथ यहाँ होता है, और आगे ले जाए तो कुछ इस प्रकार चलती है, ये कुछ इस प्रकार चलती है, और इसकी दिशा ये होती है। इधर हमेशा यहाँ इसका नॉर्थ होगा और इधर उसका साउथ होगा। यहाँ पर चुंबकीय सुई क्षैतिज हो जाती है। देखिए चुंबकीय जो सुई होती है, मैग्नेटिक जो कंपास होता है, चुंबकीय सुई, देखिए यहाँ पे चुंबकीय सुई, देखिए 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 ये चुंबकीय सुई होती है। इस चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव है, इस चुंबकीय सुई यहाँ पे दिखाई दे रहा हो सकता है आपको, ये दिखेगा नहीं, यहाँ पे हमेशा नॉर्थ में रहता है, जो रेड होता है वो नॉर्थ होता है। ठीक है। तो जो ये चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव हम उत्तरी ध्रुव हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है। चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है। तो यहाँ नॉर्थ होता है, और यहाँ पर आपकी चुंबकीय सुई क्षैतिज हो जाती है। कहाँ पे, चुंबकीय निरक्ष। यहाँ जो थीटा होता है वो 0 डिग्री हो जाता है। चुंबकीय निरक्ष पर थीटा को बोलते हैं नमन कोण या नति कोण, वो 0 डिग्री हो जाता है। और यहाँ आते आते आपकी चुंबकीय सुई
ऐसे आ जाती है नॉर्थ और ये साउथ। यहाँ लाइंस देखो अंदर घुस रही है, तो अंदर क्या होता है आपने देखा होगा कि चुंबक के अंदर नॉर्थ से लाइंस बाहर निकलती है और साउथ में अंदर घुसती है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप इसको साउथ मान लीजिए। जो आपकी पृथ्वी के अंदर का चुंबक है, पृथ्वी के अंदर के चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है वो एक तरह से दक्षिण ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन को दूर करने में बार बार बोल रहा हूँ कि पृथ्वी का जो अंदर का चुंबक है उसका साउथ बन जाएगा नॉर्थ और नॉर्थ बन जाएगा साउथ, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ लाइंस कैसे आएंगे, तो यहाँ लाइंस कुछ इस प्रकार आएगी। मैं इसको पहले लाइंस बना दूं। कुछ लाइंस आपकी इस प्रकार आएगी और दिशा क्या होगी, साउथ में अंदर घुसाना होता है और नॉर्थ से बाहर निकालना होता है। और ये चुंबकीय सुई है, तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव हमेशा चुंबकीय क्षैतिज दिशा में, तो यहाँ भी थीटा का मान 0 डिग्री होता है यानी, और यहाँ पे सुई आपकी क्षैतिज जाती है और यहाँ पर आपकी चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ जो थीटा का मान है वो 90 डिग्री होगा और यहाँ भी थीटा का मान 90 डिग्री होगा। ठीक, चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण या नति कोण या एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री होता है और चुंबकीय निरक्ष पर जो आपका नमन कोण है वो 0 डिग्री होता है। जिधर आपका या इसको चुंबकीय ध्रुवों को एक तरीके से और परिभाषित करते हैं कि जिन दो बिंदुओं पर चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर हो जाती है उन्हें चुंबकीय ध्रुव बोलते हैं, ऐसा भी इसको बोल सकते हैं। और इसका जिधर देखिए, जिधर इसका साउथ मतलब ये इसका नॉर्थ है और ये इसका साउथ है किसका, चुंबक का। इतनी बात यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी। गोलार्ध समझ आ गया, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है और ये आपका नीचे वाला कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध है। इसको पूरा कर देना। ये चुंबकीय एक्स है, ये भौगोलिक एक्स है और चुंबकीय एक्स और भौगोलिक एक्स दोनों एक दूसरे के संपाती नहीं है, वो दोनों एक दूसरे से 11.3 डिग्री कोण पर झुके होते हैं। अब कुछ यहाँ बातों में बताऊँ आपको, इस भौगोलिक एक्स जो तल गुजरता है उसको बोलते हैं भौगोलिक याम होता है। कुछ ऐसा तल होता है, कुछ ऐसा एक ऐसा तल जो भौगोलिक एक्स से गुजरे, इस भौगोलिक एक्स से ऊर्ध्वाधर गुजरता है उसको बोलते हैं भौगोलिक यामोत्तर। और जो तल चुंबकीय एक्स से ऊर्ध्वाधर गुजरता है, काल्पनिक तल इमेजिनरी प्लेन, उसको बोलते हैं चुंबकीय यामोत्तर बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पे काम की बात जो फिर आगे उदासीन बिंदु पढ़ने में काम आएगी, इसीलिए मैंने आपको उदासीन बिंदु पहले नहीं पढ़ाया, क्योंकि उदासीन बिंदु भू चुंबक तो पढ़ने के बाद अच्छी तरीके से समझ में आता है। तो चुंबक का जो क्षेत्र है, पृथ्वी के चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी जो दिशा होती है वो साउथ से नॉर्थ होती है। ये बात याद कर लेना, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर होती है, यानी साउथ से नॉर्थ होती है पृथ्वी का चुंबक। पृथ्वी का चुंबक जो होता है साउथ से नॉर्थ, यानी जो अंदर चुंबक है, अंदर जो चुंबक है उसको आप यूं समझ लीजिए कि जो आपका उत्तर है उसकी ओर तो उसका क्या है, मतलब क्या बोला, साउथ से नॉर्थ होती है ना, साउथ से, इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं हो जाए आपको, मैं क्या समझाऊं इसको, साउथ से नॉर्थ होती है, साउथ से नॉर्थ, यानी ये मान लो आपका ऐसे दिखाता हूँ, नॉर्थ साउथ और ये आपका ईस्ट और ये वेस्ट, यानी साउथ से ऐसा देख लीजिए जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है उसके साथ साउथ से नॉर्थ होता है। आपको साउथ से नॉर्थ की ओर होता है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर होता है। तो ये डायग्राम आप बना लीजिए। थीटा मैंने सब बता दिया, यहाँ पे इनको चुंबकीय ध्रुव बोलते हैं, सारी बातें मैंने कर ली। नेक्स्ट अपन बात करेंगे भू चुंबकताओं के अवयव। एक बात और है, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हर जगह का नियत नहीं अलग है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग स्थानों का अलग अलग होता है और एक ही जगह का समय के साथ भी परिवर्तित होता है। जैसे अपन यहाँ पे जहाँ भी आप आज हो उसका चुंबक तो कुछ टाइम बाद परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन इतना भी चेंज होता है, बहुत धीरे धीरे चेंज होता है। जब तक अपन मरेंगे तब तक चेंज होगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चेंज जरूर होता है टाइम के साथ। नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, भू चुंबकताओं के अवयव। तो इसको मैं रब कर दूं यहाँ से, इसमें डायग्राम बनाए, सब कुछ डायग्राम में छिपा हुआ है। भू चुंबकताओं के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। तो भू चुंबकताओं के अवयव क्या होते हैं, तो देखिए किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को परिणाम और दिशा में पूर्णतया व्यक्त करने के लिए जिन राशियों की आवश्यकता होती है उन्हें भू चुंबकताओं के अवयव कहते हैं। ये तीन होते हैं। पहला इसमें आता है दिक्पात कोण। क्या आता है, दिक्पात कोण, इसको बोलते हैं दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इसको मैं फाई से दिखा रहा हूं यहाँ पे। तो फाई क्या होता है, देखिए किसी स्थान पर जो आपका भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर का जो जिसका कोण होता है उसको बोलते दिक्पात कोण। जैसे मान लीजिए अपने पास ये अपना मान लेते हैं क्या है, भौगोलिक यामोत्तर,
और ये अपन मान लेते हैं चुंबकीय यामोत्तर है। चुंबकीय यामोत्तर, ये चुंबकीय यामोत्तर, पीछे गया आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये जो कोण है इसको बोलते हैं फाई, दिक्पात कोण। ये आपका क्या है, ये आपका है भौगोलिक यामोत्तर, ज्योग्राफिकल मेरिडियन को इंग्लिश में बोलते हैं। और ये आपका है चुंबकीय यामोत्तर, चुंबकीय जो एक्स से गुजर है, चुंबकीय जो एक्स से गुजरा है चुंबकीय यामोत्तर, और भौगोलिक एक्स से उत्तर गुजरता है उसको बोलते हैं भौगोलिक यामोत्तर। इसको बोलते हैं चुंबकीय यामोत्तर, मैग्नेटिक मेरिडियन को बोलते हैं। तो किसी स्थान पर जो भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के मध्य बनने वाले न्यून कोण को उस स्थान का दिक्पात कोण कहते हैं, दिक्पात कोण कहते हैं। और यह अलग अलग स्थानों का अलग अलग होता है और समय के साथ भी परिवर्तित होता है। ये होगी दिक्पात कोण की परिभाषा। ठीक है, आगे आता है नमन कोण। नमन कोण या नति कोण या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डिप बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप या डिप एंगल ऑफ डिप बनेंगे, दिखाते कैसे, थीटा से। तो मान लीजिए अपने पास एक ऐसी सुई है, एक अपने पास ऐसी चुंबकीय सुई है, उसको डिप सुई भी बोलते हैं। वो क्षैतिज में भी घूम सके और ऊर्ध्वाधर में भी घूम सके। जैसे मेरे पास ये वाली सुई है, ये केवल क्षैतिज में घूमती है। कैसे घूमती है, केवल क्षैतिज में ही घूमती है, ये वाले जो मैग्नेटिक कंपास है। तो एक ऐसी सुई, उसको डिप सुई बोलते हैं, जो ऊर्ध्वाधर में भी घूम सके। जैसे आपका टेबल फैन है, वो ऊर्ध्वाधर में घूमता है, और जो आपका छत वाला फैन है वो कैसे घूमता है, वो क्षैतिज में घूमता है। तो उसकी बात करें तो क्षैतिज में भी घूम सके और ऊर्ध्वाधर में घूम सके। तो उस डिप सुई को अपन चुंबकीय यामोत्तर में लाते हैं। तो होता क्या है, वो एक ऐसे चलती आएगी और एक स्थान पर आके वैसे झुक जाएगी, यानी नमन करना, नमन करेगी, यानी ऐसे आके घूम रही ऐसे घूम रही और आके ऐसे झुक जाएगी, किससे, क्षैतिज के साथ। इस कोण को बोलते हैं अपन नमन कोण। नमन क्या होता है, प्रणाम करना, नमन करना है, ये होता है नमन। तो यहाँ पे तो मान लेते अपने पास ये चुंबकीय यामोत्तर में अपने पास एक डिप सुई है, इसको क्या बोलते हैं, डिप सुई। मैं बनाने की कोशिश करूँगा, डिप सुई आपकी, ये इसका नॉर्थ होगा, इसका साउथ होगा। अब ये हो गया पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, और ये जो कोण है इसको बोलते हैं थीटा, और इसको बोलते हैं क्षैतिज, और इसका क्या बनेगा, ऊर्ध्वाधर। ये आपका क्या है, ये आपका ऊर्ध्वाधर है। पढ़ने पड़ा, यानी चुंबकीय, यानी क्या लिखने से परिभाषा कि पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय यामोत्तर में स्थित क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे नमन कोण कहते हैं। ये थीटा वाला, यानी ये इसका क्षैतिज है। ये क्या है, चुंबकीय यामोत्तर, ये प्लेन है। ये देखो ऐसे दिखाने में दिखाया दोनों को, एक तो से प्लेन ऐसे, ये क्षैतिज इसका। तो ये आता है BH और ये आता है, इधर आता है इसका BV। BV समझ गए, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और BH को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। इसको बोलते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक BV। वो आप समझ रहे हो, वाले BV नहीं है, BV। B मतलब मैग्नेट को दिखाते हैं, V मतलब वर्टिकल ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज। अब इस डायग्राम को मैं निकाल के बाहर बनाता हूँ, इस डायग्राम को निकाल के मैं बाहर बनाता हूँ। तो ये मैंने बनाया, ये जो B है, B मतलब पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, ये बनेगा BH, और ये बनेगा थीटा, और ये बनेगा BV, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब यहां से देखो न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले से आता है। जो BH को आप क्या बोल सकते हो, BH को आप B कोस थीटा बोल सकते हो, और BV को आप B साइन थीटा बोल सकते हो। कैसे, B को घटकों में यूज करो तो थीटा के साथ क्या आएगा, कोस आएगा। तो BH होगा इसका क्षैतिज घटक, और BV क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक। तो थीटा की लंबाई क्या आता है, साइन आता है। बस ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अगर आपको दो फॉर्मूले याद है, आप भू चुंबकत्व का कैसा भी न्यूमेरिकल कर जाओगे। बस ये दो फॉर्मूले, बाकी तो बकवास है। मैंने ये BH और B कोस है, B बराबर B साइन थीटा। अब दूसरा फॉर्मूला बना दो। समीकरण 2 में समीकरण का भाग दे दो, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दोगे तो आपको क्या मिलेगा, tan थीटा बराबर BV बाई BH आपको मिल जाएगा। तो यहां से आप चाहो तो थीटा बराबर tan इनवर्स BV बाई BH भी कर सकते हो, कर सकते हैं। यहाँ पे थीटा उधर भेज दिया। तो ये अगर आप दोनों को समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ दोगे, समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ने पर तो आपको BV बराबर मिलेगा BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से पूरा करने की जरूरत नहीं है, आप जानेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये सारा मतलब ये आपको B यहाँ से कॉमन आके तो B स्क्वायर बराबर BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर, तो B बराबर रूट के अंदर BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर आपको मिल जाएगा। तो मैं तो नहीं बोला, इसको याद करो, अच्छी बात है, तो कोई दिक्कत नहीं तो ये याद कर लो। तो एक याद कर लो, tan थीटा होता है BV बाई BH, tan थीटा होता है BV बाई BH यानी ऊर्ध्वाधर बटे में क्षैतिज, और BH होता है B कोस थीटा, BV होता है B साइन थीटा। बस
न्यूमेरिकल भू चुंबकता अगर आएगा, हो सकता है 1 नंबर का सवाल यहाँ से इसमें भू चुंबकता न्यूमेरिकल आने के चांस पूरे पूरे रहते हैं, तो आएगा तो इसी फॉर्मूले से आएगा, कुछ दिया होगा और कुछ यहाँ पे आपसे पूछ लेगा। 1 नंबर का सवाल यहाँ से आ सकता है न्यूमेरिकल, और वो भी न्यूमेरिकल आएगा अगर 1 नंबर में आएगा तो यहाँ पे, ठीक है, पूछ सकता है। ओके, तो ये था आपका भू चुंबकत्व। तो भू चुंबकत्व और आपको समझ आगे दिक्पात कौन, नमन कौन, प्रदर्शन बता दी। एक होता है देखो ये, इसको आप मैंने और बोलता हूँ, तो देखिए जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय सुई है, चुंबकीय निरक्ष पर होती है क्षैतिज और चुंबकीय ध्रुव पर होती है ऊर्ध्वाधर। बाकी स्थानों पर ये चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय सुई कुछ कोण बनाती है, यानी किसी स्थान पर इन दोनों की जगह के अलावा अपन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को 2 घटकों में विभाजित कर सकते हैं। उसमें पहला होता है क्षैतिज, दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर। ये होते हैं भू चुंबकता के अवयव, जो मैंने आपको बता दिया। न्यूमेरिकल आएगा तो भी इसमें फॉर्मूले से आएगा, जो भी आप कर जाओगे, ठीक है। तो ये आपका पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, शाम की बात दिशा साउथ से नॉर्थ होती है। ये आपको मैंने सब कुछ यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा मेरे हिसाब से। एक तरह से मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ की तरफ बिहेव करेगा और मैग्नेटिक साउथ नॉर्थ की तरफ बिहेव करता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखा नॉर्थ से बाहर निकलती है और साउथ में अंदर घुसती है। तो ये अंदर वाले को साउथ मान दिया और बाहर वाले को नॉर्थ अपन ने मान लिया है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करेंगे भू चुंबकत्व के जो अवयव हो गए उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट्स की बात अपन करेंगे। तो न्यूट्रल पॉइंट्स भू चुंबकत्व पढ़ने के बाद अच्छी तरह समझ में आएगा। बुक में पहले भी रखा है, लेकिन मैंने पहले इसीलिए नहीं करवाया क्योंकि आप जान पाओ कि उदासीन न्यूट्रल पॉइंट मिल क्यों रहे, इनके पीछे रीजन क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए उदासीन बिंदु। अगर आपके पास नोट्स है तो नोट्स खोल के बैठ जाइए, उनसे आप देखते रहिए और कुछ रिवीजन हो रहा है तो समझते रहिए। हालांकि मैंने सारी बातें यहाँ पे बोल दी है, केवल इतनी सी कमी रखी है कि मैंने थ्योरी आपको लिखवाई नहीं, वो वर्बली मैंने बोली है। चलिए, तो ये अपना तरीका भी है कि थ्योरी अपन इस बार रिवीजन में कम कर रहे हैं और सारी बातें अपन बोल रहे हैं, कई टॉपिक एक तरह से पूरा ही वापस रिवाइज आपका ढंग से हो जाए। तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट्स उदासीन बिंदु बोल लेंगे उनको, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स। ये न्यूट्रल पॉइंट्स क्या होते हैं, तो परिभाषा की बात करें तो जहां पर आपका चुंबक का बी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर हो जाएगा, उसको उदासीन बिंदु बोलते हैं। तो परिभाषा बोलते मिले कि चुंबक से दूर कुछ दूर स्थित वह बिंदु जहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक चुंबकीय क्षेत्र के बराबर में विपरीत हो जाता है, उदासीन बिंदु कहलाते हैं। यानी परिणामी बराबर दिशा विपरीत, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाएगा, उस पॉइंट्स को बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु बोलते हैं। अब खींचेंगे अपन उदासीन बिंदु। देखिए इसमें उदासीन बिंदु खींचने के दो अपने पास 3 तरीके कि अपन चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है उदासीन बिंदु, उदासीन पहला इसमें टॉपिक कर रहे हैं अपन उदासीन बिंदु जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव, जब जो भी आपकी चुंबक है, चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर हो, यानी जो आपका उत्तर है उसकी ओर ही अपन ने चुंबक का उत्तरी ध्रुव कर दिया, भौगोलिक उत्तर की ओर हो, उस टाइम आपको न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेंगे और कितने मिलेंगे, यह सवाल बन सकता है। तो देखिए अपन क्या किया, मान लेते हैं अपने पास ये अपनी प्यारी सी मैग्नेट है, चुंबक है, क्षण चुंबक है, ये मान लिया नॉर्थ, ये मान लिया साउथ, और यह दिशा दिखाने के लिए मैंने यहां में बना रहा हूं नॉर्थ और यहां में बना रहा हूं साउथ दिशा के लिए, ये ईस्ट और ये वेस्ट। क्लियर यहां तक? तो देखिए आगे, एक मिनट। तो नॉर्थ और साउथ। अब देखिए आपको पता है जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा हमेशा होती है साउथ से नॉर्थ, और चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा चुंबक के बाहर होती है नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ होती है। तो मैं यहाँ पहले बनाता हूं चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र जो होगा हमेशा आपका नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर दिशा दिखा दीजिए, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, यानी यहाँ बाहर निकल रहा है, नॉर्थ से बाहर निकालना होता है और साउथ के अंदर घुसाना होता है। यहाँ नॉर्थ से, ये नॉर्थ से बाहर और साउथ के अंदर आप घुसा दिए। एक लाइन कुछ इस प्रकार लीजिए, मान लो ऐसे जा रही है, एक लाइन कुछ इस प्रकार लीजिए, मान लो ऐसे जा रही है। यहाँ से कुछ दिखाना है तो यहाँ मान लो ऐसे आके लाइन घुस रही है, ऐसे लाइन मैंने आके घुसा दिया है। ये तो किसका है, चुंबक का है, ये घुसा दिया नहीं, ये बाहर निकाल दिया, साउथ में अंदर जाता है, साउथ में अंदर जाता है। क्लियर? साउथ के अंदर घुसा दीजिए और नॉर्थ से बाहर निकाल दीजिए।
अच्छा ये क्या हो रहा है अपना, ये भी बाहर निकल रहा है ना, ठीक है, ओके समझ आ गया। बोल दिया ना साउथ के अंदर, गलती मैं बोल तो रहा हूँ, साउथ के अंदर और नॉर्थ के अंदर साउथ के अंदर और नॉर्थ से बाहर निकालना है बस। अब जहां भी एरो में गलती हो जाए तो पकड़ लेना कि नॉर्थ से बाहर करना है और साउथ के अंदर घुसाना है। चलिए ये तो इसका बन गया, चुंबक का बन गया। अब बनाना है, पृथ्वी तो चुंबक है, तो जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा आप जानते हो, हमेशा साउथ से, हमेशा कहाँ होती है, साउथ से नॉर्थ की ओर होती है हमेशा। मैं इसको दिखाऊं, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा कहाँ होती है, साउथ से नॉर्थ, यानी ये होगा आपका साउथ से नॉर्थ पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। बोलो समझ आया, साउथ से नॉर्थ। ये इसकी एक्स है, ये इसकी निरक्ष है। तो यहाँ देखिए आप दो चार और बार सजाने के लिए ढंग से, ये जो लाइन से बाहर वाली वो किसकी बना रहा हूं मैं, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बना रहा हूं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो होता है साउथ से नॉर्थ की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर। अब ध्यान से देखिए, ये चुंबकीय एक्स है, चुंबकीय एक्स पर यानी यहाँ पे ऊपर जा रहा है, इसका चुंबक का भी और अर्थ का भी ऊपर जा रहा है, तो यहाँ जो होने के चांसेस नहीं। ये इसकी निरक्ष है, ये इसकी क्या है, ये इसकी निरक्ष है। अब निरक्ष को ध्यान से देखिए, जो चुंबक का चुंबक है वो आ रहा है नीचे की ओर, ये कहाँ जाएगा ऊपर की ओर। यहाँ दोनों क्या हो गए, परिणाम में बराबर दिशा में विपरीत। तो एक न्यूट्रल पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा और एक न्यूट्रल पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा, यानी आपको दो न्यूट्रल पॉइंट, दो उदासीन बिंदु मिल रहे हैं। और वो दोनों कहाँ मिल रहे हैं, चुंबक के निरक्ष पर मिल रहे हैं। कब, जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर है, उस टाइम आपको दो उदासीन बिंदु मिलते हैं और दोनों चुंबक के निरक्ष पर मिलते हैं। दोनों चुंबक के दोनों ओर, चुंबक के निरक्ष पर आपको दो उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं। तो ये तो शॉर्ट में बात। अगर थ्योरी में आ जाए तो थ्योरी में क्या लिखना होता है कि जब देखो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की साथ सदैव भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर होती है। जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर रखकर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्राप्त करते हैं, तो चुंबकीय एक्स पर चुंबकीय दिशा और पृथ्वी के चुंबकीय दिशा समान होती है, लेकिन चुंबकीय निरक्ष पर चुंबकीय दिशा और पृथ्वी के चुंबकीय दिशा विपरीत होती है। अतः चुंबकीय निरक्ष पर चुंबक के दोनों ओर दो उदासीन बिंदु N1 और N2 प्राप्त होते हैं। ये होगी थोड़ी की बात। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। काम की बात, दो मिलेंगे, दोनों चुंबक के निरक्ष पर होंगे। जब नॉर्थ की ओर है तो न्यूट्रल पॉइंट चुंबक के निरक्ष पर आएंगे। N1 मतलब न्यूट्रल पॉइंट फर्स्ट, N2 मतलब न्यूट्रल पॉइंट सेकंड। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे कि जब आपका चुंबक का उत्तरी ध्रुव ना करके अब आप कर लीजिए चुंबक का दक्षिण ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर हो, सेकंड पॉइंट, तो आपको न्यूट्रल पॉइंट कितने मिलेंगे और कहां पर मिलेंगे। तो उल्टी सीधी सी बात है, यहां मिलने वाले। तो कर लोगे, तो अगर कर लोगे तो आगे बढ़िए। मैं इसको डायग्राम बना के समझा दूं आपको, यहीं पे समझा दूं तो यहीं पे समझा दूं, तो देखिए यहीं पे समझाए तो यहीं पे समझाते हैं, यहीं पे समझाता हूँ, समझाओगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ एरो अंदर घुसा देंगे, या मैं समझाता हूँ, डायग्राम दूसरा बनाता हूँ कि जब चुंबक का दक्षिण ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर हो, उस टाइम आपको न्यूट्रल पॉइंट दो मिलेंगे और दोनों इस बार मिलेंगे चुंबकीय एक्स पर मिलेंगे, चुंबकीय एक्स पर मिलेंगे। तो अपनी ये प्यारी सी सुंदर सी मैग्नेट अपनी, ठीक है, ये इसका मैग्नेट मोटी बन गई, मोटी हो गई खा खा के। नॉर्थ अब इस बार थोड़ी करना है, इधर साउथ और इधर नॉर्थ आएगा। अब आप जानते हो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होता है, बाहर नॉर्थ से साउथ होता है और अंदर साउथ से नॉर्थ होता है। यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार दिखाता हूँ, ऐसे ये कुछ इस प्रकार में लाइन दिखा दी। तो देखिए साउथ से तो बाहर निकालते हैं, क्लियर है, साउथ से तो बाहर निकाल नहीं, साउथ के तो अंदर घुसाएंगे। साउथ से तो कहाँ घुसाना है, साउथ के अंदर चलेगा और नॉर्थ से बाहर निकालना है, नॉर्थ से बाहर और साउथ के अंदर, समझ गए, नॉर्थ से बाहर साउथ के अंदर। तो ये किसका बनाया करने, चुंबक का, यानी यहाँ आएगा अंदर और यहाँ से जाएगा बाहर जाएगा, साउथ से नॉर्थ। हाँ ठीक है, ये तो हो गया चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। अब बनाते हैं पृथ्वी का, ये बनेगा पृथ्वी का साउथ से नॉर्थ की ओर, ये बनेगा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र दिखाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपन यूज करते हैं। तो यहाँ दिशा ऐसे जाएगी, साउथ से नॉर्थ, 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 किसका, पृथ्वी का। तो अब इस बार ध्यान से देखो, इसकी निरक्ष, तो निरक्ष पे देखिए दोनों सेम दिशा में और यहाँ पे दोनों क्या है, उल्टे। चुंबक आ रहा है नीचे,
पृथ्वी का जा रहा है ऊपर, तो यहाँ पर इस बार आपको 1 न्यूट्रल पॉइंट यहाँ मिलेगा और 1 न्यूट्रल पॉइंट आप यहाँ मिलेगा। दो मिल रहे हैं, लेकिन दोनों ही चुंबकीय एक्स पर मिल रहे हैं, चुंबकीय एक्स पर मिल रहे हैं। तो लिख लोगे कि वही पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सदैव दक्षिण भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर होता है। जब चुंबक का दक्षिण ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर रखकर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्राप्त करते हैं, तो चुंबकीय निरक्ष पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र व पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र दोनों समान दिशा में होते हैं, लेकिन चुंबकीय एक्स पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र व पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र दोनों परिणाम समान व दिशा में विपरीत हो जाते हैं। अतः चुंबकीय एक्स पर दो उदासीन बिंदु n1 और n2 प्राप्त होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि चुंबक को आप ऐसे ना रखे, उसको खड़ा कर दो, तो उस टाइम खड़ा करने में दो तरीके, ऊर्ध्वाधर करने में दो तरीके, या तो आप नॉर्थ नीचे कर दो या फिर आप साउथ नीचे कर दो। तो नेक्स्ट अपन बात करना है तीसरा पॉइंट इसका कि उदासीन बिंदु जो चुंबक को ऊर्ध्वाधर रखने पर, चुंबक को ऊर्ध्वाधर रखने पर उदासीन बिंदु, चुंबक को ऊर्ध्वाधर रखने पर उदासीन बिंदु। तो उसमें पहला केस जब उत्तरी ध्रुव नीचे की ओर हो, जब उत्तरी ध्रुव जब आपका नॉर्थ का हो नीचे की ओर हो। तो मैं डायग्राम बनाता हूँ कि मान लो ये आपका इस बार आपको नॉर्थ ही दिखाई देगा और नॉर्थ नीचे चुंबक आपने खड़ी कर दी, तो देखिए पृथ्वी का जो चुंबक जिसमें वो तो चेंज होगा नहीं, वो तो हमेशा साउथ से नॉर्थ ही रहेगा, वो तो आपका हमेशा साउथ से नॉर्थ ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज होने वाला ही नहीं है। तो वो साउथ से नॉर्थ चलेगा, वो तो साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, ये साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। और आपको पता है नॉर्थ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है। ऐसे नॉर्थ से क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मान लो ऐसे बाहर निकल रही है, ऐसे बाहर निकल रही है, ऐसे बाहर निकल रही है, ऐसे बाहर निकल, ऐसे बाहर निकल रही है। यहाँ देखिए, यहाँ जीरो, ये आपका क्या है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो इस बार देखिए ये आपका साउथ है, यहाँ कहीं ना कहीं आपको 1 न्यूट्रल पॉइंट यहाँ मिलेगा, नहीं यहाँ मिलेगा, यानी इस टाइम आपको 1 ही न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा और उसकी दिशा, उसकी जगह होगी, उसकी पोजिशन होगी ठीक भौगोलिक दक्षिण की ओर होगी। और जब आप साउथ नीचे करोगे तो वो ठीक भौगोलिक उत्तर की ओर आएगा, यानी ऊर्ध्वाधर रखने पर आपको केवल 1 ही न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। डायग्राम आएगा आपको समझ आएगा। साउथ में क्या होगा, साउथ में अंदर घुसा, साउथ नहीं, नॉर्थ में, ये नॉर्थ से बाहर, तो साउथ में अंदर घुसा देना है। साउथ के से अंदर ले आओ, साउथ के से अंदर ले आओ, साउथ के से अंदर ले आओ, साउथ के से अंदर ले आओ। तो ये आपका बनेगा, ये आपका, ये हटा दो यहाँ पे, ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। जब मतलब आपका जब मतलब चुंबक का दक्षिण ध्रुव ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हो, तो यहाँ देखिए इस टाइम ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर, यहाँ तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो इस टाइम आपको 1 ही न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा और वो उसकी स्थिति ठीक भौगोलिक उत्तर की ओर होगी। जब साउथ नीचे की ओर होगा तो भी 1 मिलेगा, नॉर्थ नीचे की ओर होगा तब भी आपको 1 ही उदासीन बिंदु मिलेगा। जब नॉर्थ नीचे की ओर है तो उसकी स्थिति होती है ठीक भौगोलिक दक्षिण की ओर, और जब साउथ नीचे की ओर है तो आपको मिलेगा नॉर्थ की ओर। इस टाइम 1 ही न्यूट्रल पॉइंट आपको मिलता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उदासीन बिंदु आपके हो गए। नेक्स्ट अपन बात करेंगे चुंबकीय फ्लक्स की बात करते हैं, फिर चुंबकत्व में गाउस का नियम पढ़ेंगे। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स जैसे मैं चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, और यहाँ भी मैं आपको थोड़ी सी परिभाषा उसकी बता देता हूँ। तो चुंबकीय फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स, क्योंकि अपने को चुंबकत्व में गाउस का नियम पढ़ना है, उसके लिए वो चुंबकीय फ्लक्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो नेक्स्ट बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स दिखाते हैं 5b से। वैसे इसका फॉर्मूला 5/ba होता है। 5 क्या होता है, ba होता है, फॉर्मूला b इंटू में a होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र सदिश और क्षेत्र सदिश का जो अदिश गुणनफल है वो फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स आपका कहलाता है। होता क्या है, तो ये होता है, परिभाषा की बात मैं करता हूँ कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ या क्षेत्रफल से गुजरने वाली लंबवत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, और ये परिणाम में चुंबकीय क्षेत्र सदिश और क्षेत्र सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। जैसे मान लो अपने से कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ से मान लो इससे मान लो 1 और ये 2 लाइन गुजरी, इससे लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। तो यहाँ से 2 गुजरी है तो इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये अदिश राशि होती है।
तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है फाई बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या एस आप दिखा दीजिए, एस दिखा, चलो एस वेक्टर आ गया क्षेत्रफल सदिश। अल्पांश में बात की तो अल्पांश का आता है बी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, किसी अल्पांश से पारित चुंबकीय फ्लक्स यहाँ अपन डीएस ले लेंगे, और संपूर्ण के लिए यहाँ पे फाई जिसका दोनों तरफ समाकलन कर दोगे आप, तो डी फाई यहाँ पे बी दिखा दो, बी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, तो आएगा क्लोज, मतलब यहाँ से आएगा इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। तो ये हो गया आपका चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला बी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। मात्रक की बात करें तो मात्रक होता है इसका टेस्ला मीटर स्क्वायर, जो वेबर इसका मात्रक होता है, सीमा आप निकाल लेना। अदिश राशि कैसी राशि है? अदिश राशि, नंबर ऑफ लाइन्स अदिश राशि होती है। चलिए यह हो गया आपका चुंबकीय फ्लक्स, इतनी बातें यहाँ करनी, ज्यादा बात यहाँ नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है चुंबकत्व में गाउस का नियम। चुंबकत्व में गाउस का, तो गाउस का नियम आपने एक तो पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और दूसरा आप यहाँ पढ़ रहे हो। अब एग्जाम में कौन सा पूछा है वो ध्यान से आप देखना, कि चुंबकत्व वाला पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, स्तर विद्युतीय वाला पूछ रहा है। तो ये क्या होता है, देखिए ये चुंबकत्व में गाउस का नियम होता है फाई बी बराबर क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर सरफेस बराबर 0, यानी यही है चुंबकत्व में गाउस का नियम। एस एन सरफेस बी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर 0, यही चुंबकत्व में गाउस का नियम है, यही चुंबकत्व में गाउस का नियम है। अब करना कुछ नहीं है, इसको शब्दों में बोल दीजिए। तो क्लोज मतलब क्या हो गया, बंद समाकलन बी डॉट डीएस, यानी ये क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स, यानी इस नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है, यही चुंबकत्व में गाउस का नियम। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है, अब काम की बात है सुनिए। जो आपका नॉर्थ और साउथ है, इस नॉर्थ और साउथ को आप अलग नहीं कर सकते। इन मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, यानी एकांक ध्रुव का अस्तित्व नहीं है, यानी आपके जो पोल्स है उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव हमेशा युग्म में रहते हैं, इनका जन्म जन्म का साथ है, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, ये दोनों एक दूसरे बिछुड़े नहीं पाएंगे, बिछुड़ेंगे तो बिछुड़ेंगे नहीं है। अगर इसको काटोगे ना तो ये बड़ी खतरनाक है, इसको काट दिया तो ये अपना क्या करेगा, ये नॉर्थ था तो ये अपने आप यहाँ साउथ बन जाएगा, और यहाँ पे साउथ तो यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगा, यानी एकांक जो मतलब एकल ध्रुव का, यानी जो आपके चुंबकीय ध्रुव हमेशा युग्म में उपस्थित रहते हैं, पैर में रहते हैं, एकांक ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। यानी देखिए, और चुंबक रेखा हमेशा बंद लूप बनाती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा हमेशा बंद लूप बनाती है। ये देखो, नॉर्थ से बाहर नॉर्थ साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ, तो होता क्या है, जिस लाइन किसी बंद पृष्ठ में घुसेगी उस लाइन बाहर निकल जाएगी, तो कुल चुंबक फ्लक्स का है 0। अगर आप घुसने को, भाई चुंबक फ्लक्स क्या है, किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय रेखाओं की संख्या है। अगर पृष्ठ बंद है तो उसमें से जितनी लाइन घुसेगी उतनी लाइन बाहर निकल जाएगी, तो लाइन जितनी अगर आप घुसने को पॉजिटिव मानते हो तो निकलने को नेगेटिव मानेंगे, नेट 0 होता है। यानी कुल मिला के बात यह है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है, यही चुंबकत्व में गाउस का नियम है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं विभिन्न चुंबकीय जो राशि है, चुंबकत्व में प्रयुक्त महत्वपूर्ण चुंबकीय राशियां, तो उसमें यहाँ से क्लियर। अब बातें अपन जो कर रहे हैं वो कुछ काम की बातें, तो काम जो सारी होती है, आप पूछते से इम्पोर्टेंट क्या, तो सारा इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट। भगवान तो पेपर बड़ा से डिपेंड करेगा कहाँ से पूछेगा। हालांकि चैप्टर वैसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें होती है, लेकिन सब कुछ यानी इससे क्या आएगा, इससे क्या, ऐसा नहीं होता, सारा पढ़ना पड़ता है ना, और पढ़ाओ बेकार छूट जाता है, क्योंकि अगर नीट जेईई की तैयारी करनी तो वहाँ भी तो काम आएगा, ऐसे सेलेक्टेड थोड़ी बनना होता है। तो सारा चैप्टर मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट होता है, सब कुछ पढ़िए, नॉलेज गेन कीजिए, क्योंकि नॉलेज ही काम आने वाला है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अपन, किसकी बात करेंगे, चुंबकत्व में प्रयुक्त महत्वपूर्ण चुंबकीय राशियां। चुंबकत्व में प्रयुक्त महत्वपूर्ण चुंबकीय राशियां, उसमें पहली आती है अपनी चुंबकन तीव्रता। क्या आती है, चुंबकन तीव्रता आती है, ठीक है। इसको दिखाते किससे, इसको आई से दिखाते हैं, चुंबकन तीव्रता। तो आई क्या होता है, आई होता है एम नेट बटे में वी, एम नेट बटे में वी। अब एम क्या होता है, तो मैंने बोला था कि जहां जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो चीज मैं आपको बता दूंगा। तो कैपिटल एम को बोलते हैं
चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब ये क्या होता है? तो ये होता है, आप जानते हो द्विध्रुव, तो आप जानते हो चैप्टर में फर्स्ट आपने पढ़ा है कि दो समान परिणाम और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यधिक दूरी पर रखे हो तो इसे चुंबकीय द्विध्रुव बोलते हैं, इसे चुंबकीय द्विध्रुव बोलते हैं। और इनके बीच में इसका सेंटर O मान लिया, इसकी एक्स है, इसकी निरक्ष है, दूरी अपने 2a मानी, तो इसको अपन ने क्या बोलता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, Q इंटू में 2a बोला था, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था। लेकिन ये क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिए चुंबकत्व में क्या होता है, जो काम यहाँ पे आवेश करता है वो काम यहाँ पे ध्रुव प्रबलता करती है, एम करती है। अब ये क्या होती है ध्रुव प्रबलता? तो ध्रुव प्रबलता होती है एम बराबर एफ बटा बी, एफ बटा बी, जहां पे एफ चुंबकीय बल है, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। और ध्रुव प्रबलता पोल स्ट्रेन का मतलब होता है, यानी किसी चुंबकीय ध्रुव द्वारा किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर खींचने की क्षमता, कितनी तेजी से आकर्षित कर रहा है किसी लोहे चुंबकीय पदार्थ को, उसे बोलते हैं ध्रुव प्रबलता। और परिणाम में होती है एम बराबर एफ बटा बी। अगर मैं बी को 1 टेस्ला मान लूं, हालांकि सिलेबस में नहीं है लेकिन इसको समझना पड़ेगा, परेशान मत होगा, नहीं क्या बता दिया बीच में सब, इसको समझने के लिए अपने समझना पड़ेगा। तो बी को अगर मैं 1 टेस्ला मान लूं तो एम बराबर क्या आएगा? एफ आएगा। यानी इस टाइम, यानी आप बोल सकते हो एकांक चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय ध्रुव पर लगने वाले चुंबकीय बल को ध्रुव प्रबलता कहते हैं। परिभाषा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया आपको ऐसे। अब जो एम का मात्रक है, एम होता है चुंबकीय, इसको बोलते हैं ध्रुव प्रबलता बोलते हैं। तो एम का जो मात्रक है वो देख लो, मात्रक क्या आएगा? ऊपर कौन है? एफ न्यूटन, नीचे कौन है? बी टेस्ला, न्यूटन बटे टेस्ला। और आप जानते हो टेस्ला चैप्टर नंबर 7 पढ़ के आए हो, तो टेस्ला को आप न्यूटन पर एम्पियर मीटर बोल सकते हो। न्यूटन मीटर कर जाएगा तो आएगा ये एम्पियर इंटू मीटर आपको मिलेगा। तो ध्रुव प्रबलता का जो मात्रक होता है वो एम्पियर इंटू मीटर होता है। अब होती क्या है? तो देखिए ये आपका चुंबक है, ये इसका साउथ मान लो, ये नॉर्थ मान लो, तो इसी को उत्तरी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता प्लस है मानते हैं और दक्षिण ध्रुव की ध्रुव प्रबलता माइनस में मानते हैं। ध्रुव प्रबलता एक तरह से चुंबकीय आवेश है, एक तरह से चुंबकीय आवेश है। जो काम चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आवेश का था वही काम चैप्टर नंबर 8 में ध्रुव प्रबलता का है। अब बात आती है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की। तो देखिए इसका सेंटर मान ले, ये द्विध्रुव बन गया, देखो यहाँ पे माइनस एम प्लस एम, ये दो ध्रुव बन गए, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव। तो ये ध्रुव द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? अगर इन दोनों के बीच में मान लो सेंटर, ये दूरी में एल मान लूं, ये दूरी में एल मान लूं, यहाँ से यहाँ तक एल, यहाँ से यहाँ तक एल, तो पूरी कितनी आएगी? 2l आएगी। इसे बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। स्मॉल n इंटू में 2l को बोला जाता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोला जाता है। इसको कैपिटल N को। क्या होता है कि चुंबकीय द्विध्रुव में किसी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता व इनके बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये भी सदिश राशि है, इसकी दिशा होती है वही ऋणावेश से धनावेश, यानी साउथ से नॉर्थ इसकी दिशा होती है एम वेक्टर। एम वेक्टर आपका 2l वेक्टर और एल वेक्टर की दिशा साउथ से नॉर्थ ही मानते हैं। मात्रक की बात करें किसका? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक की बात करोगे तो स्मॉल एम ध्रुव प्रबलता, ध्रुव प्रबलता का मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर और लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो मात्रक है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये होता है चुंबकीय द्विध्रुव का, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। और ये आपका कैपिटल एम होता है नेट यानी परिणामी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम बात करें इसकी चुंबकन तीव्रता की बात करेंगे, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी की बात करेंगे, उसको दिखाते किससे? आई से दिखाते। तो ये क्या होता है? मतलब किसी चुंबकीय पदार्थ को, किसी चुंबकीय पदार्थ को, किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसके इकाई आयतन में उत्पन्न, इसके इकाई आयतन में उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। पहले पढ़ा नहीं पढ़ा? वी यहाँ पे क्या है? देखो यहाँ पे एम है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, कैपिटल एम यहाँ पे क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। वी यहाँ पे क्या है? वी यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम बोले तो आयतन है, आयतन जानते हो मीटर क्यूब। यहाँ पे वी आपका क्या है? आयतन है, आयतन है। तो क्या आएगा? देखिए यहाँ पे परिभाषा की बात करें, इसको 1 मान लीजिए, यानी ये वेक्टर राशि है, क्वांटिटी, ये भी वेक्टर बन जाएगा आपका। तो आई वेक्टर आएगा एम नेट बटे में वी। परिभाषा बोलता हूँ, किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसके इकाई आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। होता क्या है? अपन जैसे मान लो कोई चुंबकीय पदार्थ अपने पास, इसमें बहुत सारे डाइपोल्स होते हैं, इससे बहुत सारे डाइपोल्स होते हैं, ये ऐसे रैंडमली अलाइन होते हैं। इस टाइम इसका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है।
जैसे को किसी बाह्य चुंबक से लगते हैं तो सारे डाइपोल्स एक दिशा में लग जाते हैं, तो इसमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ये वैसा ही जैसा हमें चैप्टर नंबर 4 धारिता में पढ़ रखा वैसा ही है। तो इसके 1 मीटर क्यूब में, इसके 1 मीटर क्यूब में कितना चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ उसे बोलते चुंबकन तीव्रता। ओके, दोबारा से बोलूं, किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसके इकाई आयतन में उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। एक सदिश राशि है जिसकी दिशा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण दिशा में होती है। ठीक है, तो ये हो गया चुंबकन तीव्रता। मात्रक की बात करें तो मात्रक देखिए यहाँ पे कैपिटल एन का मात्रक निकाला आपने एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। नीचे कौन है, आयतन है, और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है, जिसका मात्रक आता है एम्पियर पर मीटर। कैसी राशि है, सदिश राशि। दिशा क्या होती है, दिशा होती है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है। दिशा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में ही होती है सदिश राशि, यानी साउथ से नॉर्थ की ओर इसकी दिशा होती है। तो ये होती है आपकी चुंबकन तीव्रता के बारे में। नंबर 2 यहाँ पे आता है चुंबकन क्षेत्र। चुंबकन क्षेत्र मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इसको दिखाते हैं किससे, ऐसे दिखाते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ चुंबकन क्षेत्र। चुंबकन क्षेत्र को दिखाते हैं किससे, एच से दिखाते हैं, एच से दिखाते हैं। मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड को इंग्लिश में बोलते हैं। तो क्या होता है, वह बाह्य क्षेत्र, वह बाह्य क्षेत्र जिसमें किसी पदार्थ को उसके चुंबकन के लिए रखा जाता है, चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। वह बाह्य क्षेत्र जिसमें किसी पदार्थ को उसको चुंबकित होने के लिए उसमें चुंबकीय गुण आ जाए, वह बाह्य क्षेत्र जिसमें किसी पदार्थ को उसके चुंबकन के लिए रखा जाता है, चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। और यह केवल डिपेंड करता है बाह्य धाराओं पर, बाह्य करंट पर। जैसे परिनालिका के अंदर अपन किसी लोहे चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित हो जाएगा, तो परिनालिका किस काम कर रहा है, चुंबकन क्षेत्र का काम कर रहा है, बाह्य चुंबक। यानी वह, फिर से बोलूं, वह बाह्य क्षेत्र जिसमें किसी पदार्थ को उसके चुंबकन के लिए रखा जाता है, चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। और यह केवल बाह्य धाराओं पर निर्भर करता है। और इस परिणाम में क्या होता है, ये परिणाम में होता है निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र वो निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात के बराबर होता है, एच बराबर बी नोट बटे म्यू नोट। और माध्यम की बात करूं तो माध्यम में ये आपका जो एच होता है वो सिंपल बी बाई म्यू होता है, जहां पे म्यू होगी माध्यम की चुंबकशीलता और बी माध्यम में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बी नोट हो गया निर्वात। तो इसका फॉर्मूला बन गया बी बाई यू, बी बाई म्यू, बी बाई म्यू। मात्रक की बात करें तो मात्रक देख लीजिए, निकाल लीजिए। तो बी का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता का। म्यू का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, तो न्यूटन से कट जाएगा, तो इसका मात्रक आ रहा है, इसका भी एम्पियर पर मीटर ही आ रहा है। क्या आ रहा है, इसका मात्रक भी एम्पियर पर मीटर ही होता है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट आती है चुंबकीय परवर्ती। चुंबकीय परवर्ती दिखा, तीसरी राशि नंबर 3, ये दूसरी थी, फॉर्मूला क्लियर हो गया, दूसरी चुंबकन क्षेत्र का। तीसरा चुंबकीय परवर्ती। तो चुंबकीय परवर्ती दिखाते हैं ऐसे एक्स एम, इसको जीटा एम भी बोलते हैं, काई एम भी बोलते हैं, मैं तो इसको एक्स बोल रहा हूँ। एक्स होने चुंबकीय परवर्ती। होता क्या है, किसी जो चुंबकन तीव्रता होती है ना, वो चुंबकन क्षेत्र के समानुपाती है। जितना ज्यादा चुंबकन क्षेत्र होगा उतना ही ज्यादा इसमें क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा, उतनी ज्यादा आपकी चुंबकन तीव्रता होगी। क्योंकि चुंबकन तीव्रता कब आती है, जब किसी पदार्थ को आप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो तो उसमें जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होता है, तो 1 मीटर क्यूब में कितना होगा, ये आपकी चुंबकन तीव्रता। तो जितना ज्यादा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होगा उतना ही ज्यादा चुंबकन तीव्रता होती है। यानी आप बोल सकते हो आई समानुपाती है, यानी जो चुंबकन तीव्रता है वो चुंबकन क्षेत्र एच के समानुपाती होते हैं। तो यहाँ से आई बराबर एक एक्स एम इंटू में एच, जहां पर एक्स एम एक समानुपाती नियतांक है जिसे चुंबकीय परवर्ती बोलते हैं। जो एक्स एम का जो फॉर्मूला आता है वो आई बटा एच होता है। क्या आता है, आई बटा एच होता है, आई बटा एच। मात्रक की बात तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा, ऊपर एम्पियर पर मीटर नीचे भी एम्पियर पर मीटर, तो मात्रक यानी मात्रकहीन विमाहीन अदिश राशि है। चुंबकीय परवर्ती एक मात्रकहीन विमाहीन अदिश राशि है। अब भाई साहब चुंबकीय परवर्ती बताती है क्या हमें, तो चुंबकीय परवर्ती हमें बताती है कि चुंबकीय परवर्ती हमें यह बताती है किसी पदार्थ को कितनी आसानी से चुंबकित किया जा सकता है, यानी वो कितनी इजीली, कितनी आसानी से चुंबकीय गुण ग्रहण कर लेगा, यानी कितनी जल्दी वो राजी हो जाएगा, मान जाएगी, ठीक है, मान जाएगा चुंबकीय गुण ग्रहण करने के लिए। यही आपकी चुंबकीय परवर्ती है, चुंबकीय परवर्ती है एक्स एम बराबर आई बटा एच। यानी आप बोल सकते हो चुंबकन तीव्रता अर्थात चुंबकन तीव्रता आई व चुंबकन क्षेत्र एच के अनुपात को चुंबकीय परवर्ती कहते हैं।
और चुंबकीय प्रवृत्ति हमें यह बताती है कि कोई पदार्थ कितनी आसानी से चुंबकीय गुण ग्रहण कर सकता है, ये इसकी प्रॉपर्टी, चुंबकित होने की प्रॉपर्टी गुण है, चुंबकीय प्रवृत्ति उसकी टेंडेंसी, ये चुंबकीय प्रवृत्ति। आई होप समझ में आया होगा, क्लियर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट आती है चुंबकीय पारगम्यता। नंबर 4 आता है आपका चुंबकीय पारगम्यता। चुंबकीय पारगम्यता, मैग्नेटिक परमिबिलिटी को म्यू से दिखाते हैं। तो म्यू क्या होता है, किसी माध्यम की क्षमता, किसी माध्यम की क्षमता यानी माध्यम की क्षमता कि उससे कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर सकती है। माध्यम मतलब माध्यम से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता को बोलेंगे। इसको अपने म्यू की जो परिभाषा बोलते हैं, किसी माध्यम में से चुंबकीय पारगम्यता की परिभाषा होती है किसी माध्यम में से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुजरने की क्षमता को, किसी माध्यम में से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुजरने की क्षमता को चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। किसी मीडियम से कितनी लाइन्स जा सकती है, 1 जाएगी, 2 जाएगी, 1000 जाएगी, 10,000 जाएगी, लाख जाएगी, कितनी लाइन्स जा सकती है, उनकी कैपेसिटी क्या है, कितनी लाइन्स गुजर जाएगी, उसे बोले चुंबकीय पारगम्यता। फिर से बोलो, किसी माध्यम में से चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुजरने की क्षमता को चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। नंबर 6 पे आता है आपका आपेक्षिक पारगम्यता। क्या आती है, आपेक्षिक पारगम्यता, इसको बोलते हैं म्यूआर से दिखाते हैं। तो म्यूआर आपका होता है, जैसे आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ रखा होगा, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन आर, ये आपेक्षिक विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता और माध्यम की विद्युतशीलता। तो यहाँ क्या आता है, यहाँ आता है म्यू बराबर म्यू नॉट इंटू में म्यू आर। तो यहाँ से जो म्यू आर आएगा वो बनेगा म्यू बटे में म्यू नॉट। म्यू आर जो आएगा म्यू बटे में म्यू नॉट आपको यहाँ से मिल जाएगा। म्यू आर क्या मिलेगा, यहाँ से म्यू बटे में म्यू नॉट मिलेगा। तो इसी को आपको परिभाषा में लिख देना है, यानी माध्यम की चुंबकशीलता व निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को, या चुंबकशीलता ही बोल सकते हैं, पारगम्यता बोल सकते हैं। माध्यम की पारगम्यता व निर्वात की पारगम्यता के अनुपात को आपेक्षिक पारगम्यता कहते हैं। तो ये था आपका कुछ महत्वपूर्ण राशियों के मतलब जो परिभाषा है मैंने आपको बता दी। अब आगे देखने आते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है विभिन्न चुंबकीय राशियों में संबंध। नेक्स्ट आएगा विभिन्न चुंबकीय राशियों में संबंध, और यहाँ से न्यूमेरिकल भी आगे भी नेट वगैरह में आते हैं और बोर्ड में न्यूमेरिकल यहाँ से आ जाए तो फॉर्मूले देखेंगे, डेरिवेशन में करेंगे। नेक्स्ट, इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है। तो विभिन्न, ये कुछ नोट करना है, आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। टाइम 57 मिनट 8 सेकेंड। तो विभिन्न चुंबकीय राशियों में संबंध, चलिए आगे बढ़े। ओके, मजा आ रहा है तो नीचे कमेंट लिखिए, मजा आ रहा है। अगर आ रहा है तो लिखिए, वास्तव में जो भी आपकी दिल की बात है कमेंट में बताना कि लेक्चर कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या टाइम पास हो रहा है, जो भी बात है कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हो। उसके अनुसार अपन एक्शन ले लेंगे कि क्या अपने को करना चाहिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं, आप नहीं तो हम भी कुछ नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करेंगे अपन किसकी, विभिन्न चुंबकीय राशियों में संबंध। विभिन्न चुंबकीय राशियों में संबंध, रिलेशन बिटवीन जो आपकी डिफरेंट जो क्वांटिटीज है उसमें विभिन्न चुंबकीय राशियों में इनमें आपस में क्या संबंध है। तो देखिए होता क्या है, किसी पदार्थ में उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र है वो बी नॉट प्लस बी एम होता है। किसी पदार्थ में उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र, निर्वात में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तो माध्यम में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के योग के बराबर होता है। आप इसको लिख सकते हो, किसी पदार्थ में उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र निर्वात में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी नॉट और माध्यम में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी एम के योग के बराबर होता है। ये आ गया। अब बी नॉट को लिखते हैं, कैसा लिखते हैं कि आपने पढ़ा है एच बराबर होता है बी नॉट बटे में म्यू नॉट। अब जो निर्वात वाला है उस निर्वात वाले को अपन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, निर्वात वाले को क्या लिखेंगे, देखिए याद नहीं है तो आई प्लस एच लिखता है। तो यहाँ पे निर्वात वाले बी नॉट को लिखते हैं म्यू नॉट इंटू में आई लिखते हैं, और माध्यम वाले बी एम को अपन लिखते हैं म्यू नॉट इंटू में एच लिखते हैं। म्यू नॉट इंटू में एच यहाँ पे लिखेंगे तो आपको जो मिलेगा बी मिलेगा वो मिलेगा म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एच मिलेगा। तो यहाँ से देखिए म्यू नॉट कॉमन आ जाएगा तो बनेगा आई प्लस एच बनेगा। अब यहाँ से देखिए आई प्लस एच यहाँ से बनेगा। अब आप जानते देखिए एक्स एन आपका क्या होता है, आई बटे में एच होता है, आई बटे में एच होता है। यहाँ से आप आई बराबर चुंबकीय प्रवृत्ति, तो आई बराबर क्या बोल सकते हो, एक्स एन इंटू में एच बोल सकते हो। यहाँ से आएगा बी बराबर म्यू नॉट आई की जगह क्या आएगा
XM चुंबकीय प्रवृत्ति प्लस H यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, म्यू नॉट H कॉमन आ जाएगा तो क्या बनेगा, XM प्लस 1 बनेगा। अब आप इसको H को ले जाओ नीचे तो B बटा H बराबर म्यू नॉट मिल जाएगा। तो ये बनेगा आपको 1 प्लस, मैं इसको 1 प्लस क्या करें 1 प्लस XM इसको कर सकते हैं। अब B बटा H क्या होता है, मैंने बताया था जो H होता है वो क्या होता है, B बटे में म्यू होता है। तो म्यू आपका बन जाएगा B बटे में H आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा म्यू। तो म्यू यहाँ इसको मैं लिखा हूँ म्यू, लिखो इसके म्यू बराबर क्या आएगा, म्यू नॉट इंटू में 1 प्लस XM, यानी जहां पे मैंने क्या लिखा है, मैंने B बटा यानी म्यू बराबर B बटा H को मैंने म्यू लिख दिया। तो यहाँ से देखिए इस म्यू नॉट को लाओ नीचे तो म्यू बटे में म्यू नॉट बराबर 1 प्लस XM, और म्यू बटे में म्यू नॉट अभी पढ़ा था चुंबकीय पारगम्य आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो म्यू आर बराबर 1 प्लस XM। तो ये हो गया 1 प्लस XM विभिन्न चुंबकीय राशियों में संबंध, जहां पे म्यू आर क्या है, तो म्यू आर अपने क्या क्या म्यू बटे में म्यू नॉट को म्यू आर लिखा है। ओके, ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ दिक्कत हो सकती है कि ये कैसे आता है, तो इसका मैं ट्रिक बताता हूँ। जो B होता है ना, B समानुपाती I प्लस H होता है। आप तो यूं बोल सकते हो कि जो पदार्थ में उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबकन तीव्रता I व चुंबकन क्षेत्र H के योग के समानुपाती होता है। अब यहाँ से उठाओगे तो समानुपाती रह जाएगा, एक नियतांक आएगा, इसको म्यू नॉट बोल दो, म्यू नॉट इंटू में I प्लस H। अब इसके बाद आप ये आ गया, इसके बाद आप आगे ऐसा बढ़ सकते हो। इसको आप ऐसे भी याद कर दो। यहाँ पे दिक्कत होती है कि B नॉट को तो म्यू नॉट इंटू I लिखा है और BM को म्यू नॉट H लिखा है, हो रही है दिक्कत, मेरे साथ हो रही होगी। तो आप ऐसा करो, इसको B समानुपाती I प्लस H या H, ये याद रख लो, B समानुपाती I प्लस H। और फिर जानते हो कि समानुपाती से आते हैं तो बराबर का नियतांक आता है, तो B बराबर म्यू नॉट इंटू में I प्लस H। अब इसके बाद ये आ गया, इसके बाद आगे ऐसा, इसके बाद आप आगे यहाँ से ये बढ़ जाइए, उसके बाद ये। तो ये आपका होता है विभिन्न चुंबकीय राशियों में संबंध। डाउट क्लियर हो गई कि इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे कि पदार्थ में उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र चुंबकन तीव्रता I वो चुंबकीय क्षेत्र H के योग के समानुपाती होती है। यह अठाया तो म्यू नॉट, जहां पे म्यू नॉट को बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, एक समानुपाती नियतांक, इसे निर्वात की चुंबकशीलता बोलते हैं। भूल भी जाओ कि ये कैसे स्टार्ट करें, तो यह आ जाए, इसके बाद तो कुछ नहीं, यहाँ स्टार्ट करने से दिक्कत हो सकती है आपकी। तो ओके क्लियर है। तो आगे आपको विभिन्न चुंबकीय राशियों में संबंध। अब आगे जो आता है आपका टॉपिक वो आता है चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। देखिए आगे बात करें, एक बार यहाँ तक जो नोट करना है नोट कर लीजिएगा। चलिए, चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। तो फैराडे ने क्या किया था, फैराडे ने इनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर इन पदार्थों को 3 भागों में विभाजित किया। उसमें पहला आता है प्रतिचुंबकीय। ये टॉपिक भी बोर्ड में सिलेबस से हटा रखा है, लेकिन ये पढ़ोगे तो आपको BH वक्त थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाएगा, हालांकि ज्यादा भी इसमें है नहीं, फिर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखो फैराडे ने क्या किया, यानी चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, ये टॉपिक चल आपका चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। तो फैराडे ने क्या किया, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थों के व्यवहार के मतलब बाह्य पदार्थों के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार के आधार पर फैराडे ने पदार्थों को 3 भागों में विभाजित किया। पहला आता आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ आते हैं, इनको बोलते हैं इंग्लिश में डायामैग्नेटिक मटेरियल्स या डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। देखिए वे पदार्थ, ये ऐसे पदार्थ है जिनको अगर अपन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र रखते हैं तो ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत अल्प विस्थापित होते हैं, यानी ये अल्प यानी उससे प्रतिकर्षण से दूर भागते हैं, उससे क्या होता है दूर भागते हैं। ऐसे पदार्थों को बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। जैसे आपका कॉपर है, H2O है, Au है, सोना है, चांदी है, ये आपके क्या है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ये चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र से ये विपरीत दिशा में भागते हैं। खतरनाक भी नहीं, थोड़े थोड़े अल्प विस्थापित होते हैं। और ये जो गुण है उन पदार्थों के परमाणु या अणुओं में पाया जाता है जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं। केमिस्ट्री पढ़िए ना, ये युग्म में से इलेक्ट्रॉन पैर में होते हैं, उनमें ये पाया जाता है। इनका परिणामी जो चुंबकीय आघूर्ण है, परिणामी जो चुंबकीय आघूर्ण है M नेट इनका 0 होता है, इनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है। तो ये हो गया
क्लियर। इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, कुछ कानूनी बात है, इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो ऋणात्मक और बहुत कम होती है, यानी इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो माइनस ऐसे XM0 ऐसे ऋणात्मक होती है, बहुत कम होती है। और जो सुपर कंडक्टर है वो अतिचालक है, इनके लिए जो XM का मान होता है वो -1 होता है और म्यू का मान उनके लिए 0 होता है। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक और बहुत कम होती है। इनकी चुंबकीय पारगम्यता भी बहुत कम होती है, इनकी चुंबकीय पारगम्यता भी बहुत बहुत कम होती है, लेकिन धनात्मक होती है। इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। और देखिए प्रतिचुंबकता एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, सभी गुणों ये सभी पदार्थों में पाई जाती है, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, ये सार्वत्रिक गुण है, सभी पदार्थों में पाया जाता है। प्रतिचुंबकता प्रत्येक पदार्थ का गुण होता है, ये सवाल कई बार ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है। प्रतिचुंबकता एक सार्वत्रिक गुण होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, इतनी बात आगे करने वाले, यहाँ पे नेक्स्ट आएगा अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक मैट्रिक्स। देखिए ये वे पदार्थ जो बाह्य चुंबक क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की ओर या चुंबक की दिशा में अल्प आकर्षित होते हैं, यानी वो उससे अट्रैक्ट होने इतने भी नहीं, थोड़े से, यानी उसकी ओर आकर्षित होते हैं, चुंबक की दिशा में विस्थापित हो जाते हैं, यानी इनका परिणामी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है, इनमें स्थायी चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है। फिर बात करें चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक है, देखो ये किसी में जाएगा तो ये उनमें जाएगा, ये उन पदार्थों के अणुओं और परमाणु पाए जाएगा जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में अयुग्मित होते हैं, यानी ये वाले इनमें ये पाया जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए यहाँ होता है O2 होता है 8 STP, आपका एल्यूमिनियम होता है, कैल्शियम होता है, ये आपके इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये देखो इसमें एक N2 आता है, N2 STP, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मानक ताप दाब पर, ये इसके एग्जाम्पल्स है अनुचुंबकीय पदार्थ। इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो धनात्मक होती है, बहुत धनात्मक तो होती है, XM धनात्मक और बहुत ही कम होती है, धनात्मक और बहुत कम, 10 की घात -3 से बहुत कम होती है, 0.0001 ऐसा कुछ होता है, लेकिन धनात्मक होते हैं, बहुत कम होती है। इनकी जो चुंबकीय पारगम्यता वो भी बहुत मतलब ज्यादा, म्यू यहाँ से ग्रेटर देन म्यू नॉट बहुत ज्यादा नहीं होता है। ये हो गया इनके बारे में बातें, यहाँ से सवाल आ जाता है कई बार। नेक्स्ट आता है आपका लोह चुंबकीय पदार्थ। क्या आता है आपका? लोह चुंबकीय पदार्थ आपका आता है। लोह चुंबकीय में यहाँ पे देखो सारी बात नहीं करो क्योंकि सिलेबस से हटा रखा है। लोह चुंबकीय पदार्थ, लेकिन लोह चुंबकीय पदार्थ भी, लोह चुंबकीय पदार्थों को भी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये चुंबकीय दिशा में तेजी से आकर्षण खतरनाक तरीके से भागते हैं। इनमें अनुचुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थों में केवल तीव्रता का ही अंतर होता है। ये तेजी से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होता है आपका फेरस, कोबाल्ट, निकिल, यानी फेकोनी, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, या जो आपका एल्यूमिनिको है, एल्यूमिनिको, एल्यूमिनियम, निकिल और कोबाल्ट का एल्यूमिनिको, आपका मैग्नेटाइट Fe3O4 इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। और इनमें डोमेन्स होती है, वो मैं सारी बात आते नहीं करूँगी। वो जो डोमेन बाह्य चुंबकीय दिशा में वो बढ़ जाती है और विपरीत होती है वो घट जाती है। ठीक है, यानी ये इनमें चुंबक मतलब तीव्रता का अंतर होता है और इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो बहुत ग्रेटर देन 1000 के आसपास, इनकी चुंबकीय पारगम्यता बहुत ज्यादा होती है, यानी लगभग 1000 के आसपास। ठीक है, अगर देखो प्रतिचुंबकीय पदार्थ को अगर आप चुंबक से रखोगे तो इससे चुंबक की संख्या बहुत कम है, जो चुंबक की संख्या बाहर से जाती है, इसके बाहर से जाती है, इससे प्रतिकर्षित होती है। अगर आप अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की संख्या बढ़ जाती है, यानी ये बाहर वाले लाइन्स को भी अपने अंदर खींच लाता है। और अगर इसको आप चुंबक से रख दो तो सभी लाइन्स को अपने अंदर से गुजराएगी, किसी लाइन को छोड़ने वाला, इसमें चुंबक के जो क्षेत्र का घनत्व वो बढ़ जाता है, ये इसमें अंतर होता है। तो ये तो आपका आपके पदार्थों का वर्गीकरण जो सिलेबस में नहीं था, लेकिन आपको आना चाहिए क्योंकि आगे सवाल दे रखे ऑब्जेक्टिव में, जो बोर्ड का सैंपल पेपर है वहां भी ये चुंबकीय प्रवृत्ति के सवाल दे रखे। एक बार सैंपल उठा के, सैंपल पेपर नहीं, जो ट्यूशन बैंक उसमें दे रखा है, ट्यूशन बैंक में सवाल आपको दे रखे जो पर्सनल बैंक जो बोर्ड का निकला हुआ है। चलिए आगे बात करेंगे अपन, किसकी बात करें? क्यूरी नियम। एक बात और है, देखिए इनका जो चुंबकीय प्रवृत्ति वो ताप पर डिपेंड नहीं करती है। इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो किनकी? अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति
परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये आपको बताना जरूरत है। ये क्यूरी नियम है, ये क्यूरी नियम है। और इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो होती है C बटे में T माइनस टी, जहाँ पे TC को बोलते हैं क्यूरी ताप और C को बोलते हैं क्यूरी नियतांक बोलते हैं। और क्यूरी ताप अलग अलग पदार्थों का अलग अलग होता है। ओके, तो आगे टॉपिक आता है आपका क्यूरी ताप, जो इन्हीं से कहीं रिलेटेड है, इन्हीं से कहीं रिलेटेड है। चलिए आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्यूरी नियम या क्यूरी ताप इनकी। तो नेक्स्ट करेंगे हम बात क्यूरी नियम की। किसकी बात करेंगे, यहाँ तक क्लियर? ओके, क्यूरी नियम, क्यूरीज लो, क्यूरी का नियम बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, परिभाषा पूछ सकता है। क्यूरी नियम कई बार पूछा है, क्यूरीज लो, क्यूरी नियम। तो जो क्यूरी नियम क्या होता है, इस नियमानुसार प्रतिचुंबकीय पदार्थ की, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की, आए देखो, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है, जबकि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो XM है, XM चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। परम ताप मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, परम ताप का मतलब है केल्विन में, जो यहाँ पे तापमान है किस तरह से केल्विन में होना चाहिए। तो जो यहाँ से जो XM आएगा वो आएगा C बटे में T, और C को बोलते हैं क्यूरी नियतांक। C क्या बोलते हैं, क्यूरी का नियतांक, क्यूरी नियतांक इसको बोलते हैं। तो क्यूरी नियम की परिभाषा आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट आता है क्यूरी वाइस नियम। क्या आता है, क्यूरी वाइस नियम। तो देखिए क्यूरी वाइस नियम, क्यूरी और वाइस का नियम, क्यूरी वाइस नियम ये क्या होता है, तो ये होता है जो देखिए यानी लोहे चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति के लिए क्यूरी और वाइस ने नियम दिया, उसे क्यूरी वाइस नियम कहते हैं। और इस नियमानुसार परम ताप T पर किसी लोहे चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति निम्न होती है। कौन सी होती है, फॉर्मूला होता है XM बराबर C बटे में T माइनस TC, C बटे में T माइनस TC, जहां C तो क्यूरी नियतांक है और TC को बोलते हैं क्यूरी ताप। TC क्या बोलते हैं, क्यूरी ताप बोलते हैं। और क्यूरी ताप अलग अलग पदार्थों का अलग अलग होता है। जैसे मैं बात करूं एग्जांपल लोहे की, तो लोहे का जो क्यूरी ताप होता है वो होता है 1043 केल्विन, एक बार बुक में और मैं करना। कोबाल्ट का जो क्यूरी ताप होता है 1394 केल्विन होता है। और जैसे निकिल का जो क्यूरी ताप 631 केल्विन होता है। यानी ये क्यूरी ताप है, क्यूरी ताप अलग अलग चुंबकीय पदार्थों का क्यूरी ताप अलग अलग होता है। आई होप आपको ऐसा समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्यूरी ताप होता ही क्या। तो व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर। तो क्यूरी ताप होता ही क्या है, पूछ ले परिभाषा। तो क्यूरी ताप देखिए, अगर आप लोहे चुंबकीय पदार्थों में ताप बढ़ाओगे तो उनका चुंबकीय आघूर्ण घटेगा एक तरह से। तो क्यूरी ताप वह ताप है जहां लोहे चुंबकीय पदार्थ, क्यूरी ताप वह ताप जहां लोहे चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। वह ताप जिस पर लोहे चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है क्यूरी ताप कहलाता है। वह ताप जहां लोहे चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है क्यूरी ताप कहलाता है। और ये अलग अलग लोहे चुंबकीय पदार्थों का अलग अलग होता है। जैसे लोहे का ये होता है, कोबाल्ट का ये होता है और निकिल का ये होता है। ओके, यहां तक क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, वो आपका क्या है, BH वक्र, BH वक्र। इसको अपन सेथिले वक्र भी बोलते हैं, सेथिले वक्र भी इसको बोला जाता है। तो आगे बात करें अपन BH वक्र की बात करने वाले हैं। इसको सेथिले वक्र भी बोलते हैं। इसको बनाए, यहाँ पे क्लियर। क्यूरी नियम, यहाँ से सवाल बन सकता है, यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा, सिंपल आता है, इस फॉर्मूले के ऊपर सिंपल न्यूमेरिकल आता अगर आएगा तो न्यूमेरिकल बुक में देखना। चलिए आगे आएगा BH वक्र। क्या आएगा, BH वक्र, जिसको सेथिले वक्र भी बोलते हैं। तो ये बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए अपन लोहे चुंबकीय पदार्थ लेते हैं। क्या लेते हैं, लोहे चुंबकीय पदार्थ लेते हैं। अब क्या होता है लोहे चुंबकीय पदार्थ, आपने जान लिया। तो नेक्स्ट आता है आपका BH वक्र। इसको सेथिले वक्र भी बोलते हैं, सेथिले वक्र भी, सेथिले वक्र, हिस्टेसिस कर्व भी इसको बोला जाता है। होता क्या है, बात करते हैं अभी। तो देखिए क्या होता है, लोहे चुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय तीव्रता B का चुंबकन क्षेत्र H के साथ परिवर्तन का आलेख या परिवर्तन ग्राफ, परिवर्तन वक्र BH वक्र कहलाता है। यह एक बंद वक्र होता है, इसे BH वक्र भी बोलते हैं। तो अपन यहाँ क्या कर रहे हैं, ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे एक ग्राफ है, प्रैक्टिकल है। यहाँ पर लेंगे x पर लेंगे चुंबकन क्षेत्र और y x पर लेंगे चुंबकीय क्षेत्रता। किसमें, ये टेस्ला में होगी और ये आपका एम्पियर पर मीटर में होगा।
ओके, एम्पियर पर मीटर में आपका ये होगा यहाँ पे। अब देखिए होता क्या है, इसके लिए अपने लोहे चुंबकीय पदार्थ लेंगे और उसको अपन क्या करेंगे, परिनालिका में रख देंगे। ये क्या है, परिनालिका है जिसमें करंट दौड़ रहा है, करंट बह रहा है। ये मान लो परिनालिका है, इसमें क्या बह रहा है, करंट बह रहा है। ऐसे करंट, इसको ये मान लो इसमें करंट यहाँ प्लस माइनस वी वोल्ट की बैटरी, ये कुंजी लगा दीजिए करंट को ऑन ऑफ करने के लिए। और यहाँ पे करंट बढ़ रहा है, रिहोस्टेट भी लगा दीजिए चाहो तो, रिहोस्टेट भी आपने मान लो लगा दिया करंट को कम ज्यादा करने के लिए, प्रचुर बढ़ाने के लिए। यहाँ करंट बह रहा है और अपने क्या किया, इसमें एक लोहे चुंबकीय पदार्थ को रख दिया, यानी इसको अपने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, चुंबकन क्षेत्र में रख दिया, तो इसमें चुंबकता गुण आएगा। तो होता क्या है, अगर इसमें अपन परिनालिका में इसको रख के करंट बढ़ाते हैं तो एच का मान ही बढ़ेगा, क्योंकि आप जानते हो D बराबर म्यू नॉट एन आई होता है और B बटे में म्यू नॉट बराबर एन आई। तो यहाँ से H बराबर एन आई, क्योंकि आप जानिए B बटे म्यू को क्या बोलते हैं, H बोलते हैं। अगर आप करंट को बढ़ाओगे तो H का मान भी बढ़ेगा। पढ़ लिया ना, B बराबर म्यू नॉट एन आई, चैप्टर में साथ में पढ़ के आया ना। परिनालिका की एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, जहाँ पे स्मॉल एन एक कारण आई उसमें बहने वाला करंट है। म्यू नॉट को नीचे लगे तो B बटे म्यू नॉट क्या होता है, H बराबर एन आई। अगर आप I को बढ़ाओगे तो H बढ़ेगा, यानी अगर इसमें करंट का मान बढ़ाएगा तो चुंबकन क्षेत्र H का मान बढ़ेगा, और H बढ़ाओगे यानी करंट बढ़ाओगे तो B का मान भी बढ़ रहा है। तो ये ऐसा कुछ ग्राफ होता है, ऐसा ग्राफ आता है, ऐसा ग्राफ सुनने को मिलेगा। लेकिन इस तरह O हो गया, ये O हो गया। अगर A के बाद भी अपन करंट का मान बढ़ाएंगे तो B के मान में कोई वृद्धि नहीं होती, इसे बोलते चुंबकीय संतृप्ति। फिर अपने करंट को कम करेंगे, इसको बोलते चुंबकीय संतृप्ति। फिर करंट को कम करेंगे तो H करंट को कम करोगे तो H का मान भी कम होगा, लेकिन B का मान कम नहीं होगा। H का मान तो यहाँ 0 हो गया, लेकिन B का मान 0 नहीं हो गया। इसे बोलते हैं धारणशीलता, यानी H बराबर 0 करने, यानी करंट को 0 करके H को 0 करने पर भी चुंबकीय पदार्थ में कुछ चुंबकत्व अवशेष हो गया, बचा हुआ चुंबकत्व, कुछ चुंबकीय गुण इसमें रह गए, इसने धारण कर लिया। क्या धारण कर लिया, चुंबकीय क्षेत्र इसने धारण कर लिया। इसको बोलते हैं धारणशीलता। ठीक है, ये इसको अपन B पॉइंट बोल रहे हैं, इसको स्मॉल से O A B बोलते हैं। अब क्या करते हैं अपन, इस करंट को उल्टा कर देते हैं, यानी यहाँ इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, उल्टे साइड में करंट बढ़ाया। तो करंट बढ़ाएंगे तो देखिए H का मान बढ़ाएंगे, विपरीत साइन। अब देखो ये प्लस है इसमें था, ये किसमें आएगा, माइनस में आएगा। तो अगर H का मान अपने बढ़ा के क्या कर दिया, बहुत ज्यादा इधर कर दिया, यानी यहाँ पे H, यहाँ पे B क्या हो गया, 0 हो गया। इस पॉइंट को बोलते हैं C को, इसको बोलते हैं निग्राहिता। देखिए OB को बोलते हैं धारणशीलता, OC को बोलते हैं निग्राहिता बोलते हैं। परिभाषा की बात करें धारणशीलता की तो H बराबर 0 करने पर भी चुंबकत्व अवशेष रहना, इसको बोलते हैं धारणशीलता। और B बराबर 0 होने पर भी, B बराबर 0 H का ऋणात्मक संग्रह मान जहां B का मान 0 हो जाता है, निग्राहिता कहलाती है। OC को बोलते हैं निग्राहिता। अब क्या कर रहे हैं अपन, इस करंट को अपन ने विपरीत साइन बढ़ाना शुरू किया, तो उल्टा बढ़ाना शुरू किया तो क्या होगा, इसका मान विपरीत साइन बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम के बाद H के मान में आप कितनी भी वृद्धि कर दो, B के मान में कोई वृद्धि नहीं होगी, यानी ये फिर से आपको मिलेगी चुंबकीय संतृप्ति। फिर से अपने H को कम किया तो ग्राफ कुछ ऐसा है, लेकिन यहाँ भी H 0 हो गया, ये x है, ये y एक्स है। तो आप जानते हो x पे y 0 होता है और y पे x 0 होता है। तो यहाँ पे x तो 0 हो गया, लेकिन B का मान 0 नहीं होता। ये आपकी फिर से धारणशीलता। फिर से हम H को प्रारंभिक साइन बढ़ाते हैं तो आपको ग्राफ कुछ इस प्रकार मिलता है। तो ये होता है आपका BH वक्र। ये भी चुंबकीय संतृप्ति है, ये धारणशीलता है, ये फिर से निग्राहिता है। ये D OE भी धारणशीलता है, ये आपका E, ये आपका F OF भी आपकी निग्राहिता है। तो ये होता है आपका BH वक्र। मैंने शॉर्ट में समझाया कि यहाँ से एग्जाम पूछता है BH वक्र में किसी लोहे चुंबकीय पदार्थ के लिए BH वक्र बनाइए, तो आपका BH वक्र होता है। अब यहाँ पे फिर से एक तो पॉइंट आता है, क्या आता है कि शिथिलता क्या होती है, स्टेसिस क्या होती है। तो ध्यान से देखा, देखिए H का जो B का मान है वो H के मान के, देखो H 0 हो गया लेकिन B 0 यहाँ क्या, जो H का मान है वो B का जो मान है वो H के पीछे चलता है, यानी
एच के किसी दिए गए मान के लिए बी का कोई अद्वितीय मान, कोई यूनिक वैल्यू नहीं होती है, इसे बोलते हैं हिस्टैरिसीस या सेटलर्स को बोला जाता है। देखिए अगर मैं एच का मैंने ये वाला मान लिया तो एच के इस मान के लिए बी का ये मान भी हो सकता है और बी का ये मान भी हो सकता है, बी का ये मान भी हो सकता है, यानी एच के किसी दिए गए मान के लिए बी का कोई अद्वितीय, कोई यूनिक वैल्यू नहीं होती है, इसे बोलते हैं हिस्टैरिसीस या सेटिलेता इसको बोलते हैं, सेटिलेता इसको बोला जाता है, सेटिलेता इसको बोला जाता है। यानी मतलब बीएस वक्र में बी का मान एच के पीछे होता है, वह एच के किसी दिए गए मान के लिए बी का कोई अद्वितीय मान नहीं होता है, इसे सेटिलेता कहते हैं। क्लियर? आगे आपके सेटिले हानि आती है। तो देखिए सेटिले क्या होती है, जो पदार्थ है चुंबकन के समय ऊर्जा ग्रहण करता है और विचुंबकन से ऊर्जा मुक्त करता है, रिलीज करता है, लेकिन विचुंबकीय समय पूर्ण यानी इसको विचुंबकित करने के लिए अपने को बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है, जिसने ऊर्जा ग्रहण की ये उससे वापस विचुंबकित नहीं हुआ, तो अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ती है, इसे बोलते हैं सेटिले हानि बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो आता है VAN, इससे न्यूमेरिकल आ जाता है कई बार। तो जहाँ पे V होता है इस चुंबकीय पदार्थ का आयतन, A होता है BH होता है क्षेत्रफल और N होती है यहाँ पे आवर्ती, Q बराबर VAN का फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ से जो कुछ बातें होती है, देखो नरम लोहे की धारणशीलता अधिक होती है स्टील की तुलना में और स्टील की निग्राहिता नरम लोहे की तुलना में अधिक होती है। कुछ क्वेश्चन पूछता है नरम लोहे की धारणशीलता क्या होती है, स्टील की तुलना में अधिक होती है, स्टील की निग्राहिता नरम लोहे की तुलना में अधिक होती है। और जो बीएच वक्र का क्षेत्रफल होता है नरम लोहे के लिए, बीएच वक्र का जो क्षेत्रफल है वो कम होता है नरम लोहे के लिए। अगर मैं ग्राफ बनाऊं बीएच वक्र का तो कुछ ऐसा आता है, ये नरम लोहे के लिए बनाया मैंने, और एक ग्राफ में कुछ ऐसा बना रहा हूं। ये जो ग्राफ है वो किसके लिए होता है, ये स्टील का है, ये किसका है, स्टील का है, और ये किसका है, नरम लोहे का। तो देखिए इसकी जो धारणशीलता होती है वो ज्यादा होती है, दिखाई नहीं यहाँ पे, इसकी ज्यादा होती है, इसका आप कम मान लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, बोल रहा हूँ मैं, डायग्राम इसमें देखने के बाद नरम लोहे की धारणशीलता स्टील की तुलना में अधिक होती है और स्टील की निग्राहिता नरम लोहे की तुलना में अधिक होती है। निग्राहिता स्टील ज्यादा होती है और धारणशीलता नरम लोहे की अधिक होती है। स्टील के लिए बीएच वक्र का क्षेत्रफल अधिक होता है और नरम लोहे के लिए बीएच वक्र का क्षेत्रफल कम होता है। और स्थायी चुंबक बनाने के लिए अपन उन लोहे चुंबकीय पदार्थों का उपयोग करते हैं जिनकी धारणशीलता, निग्राहिता व बीएच वक्र का क्षेत्रफल अधिक हो। और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए अपन उन लोहे चुंबकीय पदार्थों का उपयोग करते हैं जिनकी धारणशीलता, निग्राहिता व बीएच वक्र का क्षेत्रफल कम हो। ठीक है, तो ये था आपका बीएच वक्र, मैंने आपको लास्ट में समझा, इसमें मैंने इसको शॉर्ट में समझा दिया। एग्जाम में पूछता है यहीं पे संतृप्ति क्या होती है, निग्राहिता क्या होती है, धारणशीलता क्या होती है, लोहे के लिए क्षेत्रफल ज्यादा होगा या कम होगा, स्टील के लिए ज्यादा होगा या कम होगा। ठीक है, समझा दिया। स्टील का बीएच ज्यादा होता है, इसका ये कम होता है। यहाँ से कई बार डायग्राम बना के सवाल देता है, कंपटीशन सवाल आ जाता है। तो ये था आपका टॉपिक, मैंने जितना हो सका उतना शॉर्ट करने की कोशिश की और आपको इसे समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे फायदा आपको क्या है, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारे चैप्टर का रिविजन मिल रहा है और सभी चैप्टर के PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।